शुरू करें। Yes, sir. We can start. सबसे पहले आदरणीय गुरु जी को नमन। और सबसे ज्यादा जो चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो अगेन जो लास्ट वाला टॉपिक था उसी से रिलेटेड ही रखी हुई है, लेकिन जैसा ग्रुप में मैसेज आए थे कि थोड़ा बहुत कुछ मानसिक व्याधियों के ऊपर, थोड़ा सा कुछ डी एडिक्शन के बारे में, थोड़ा सा कुछ पेट रोग से संबंधित कुछ पर्सनल मैसेज भी मुझे मिले, जिसमें सभी अंग प्रत्यंगों के ऊपर जो जो द्रव्य मैं प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर रहा हूँ उनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत बताने के लिए निवेदन किया था। तो मैंने कोशिश यही करी है कि जो टॉपिक पहले से चल रहा है उसको साथ में इसी को भी हम लोग कवर करेंगे। तो वात व्याधियों पे हम लास्ट टाइम पे बात कर रहे थे। वात व्याधियों के साथ में ही हमने कुछ योग देखे थे, और कुछ जो ऑलरेडी हम लोग मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं या हम लोग खुद अपना प्रिपरेशन करते हैं वो प्रोडक्ट्स भी इसमें हम लोग कैसे बना सकते हैं और अपने पेशेंट को कैसे आरोग्यता के लिए उसको यूज कर सकते हैं, वैसे बताने की कोशिश लास्ट टाइम पे की थी। आगे भी उसी श्रृंखला को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ में जो जो चीजें बताई गई थी या पूछी गई थी उसको भी मैं कवर करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो हम लास्ट टाइम पे बला तक पहुंचे थे। बला के बाद में कुछ और मेडिसिन भी थी जो मुझे लास्ट टाइम पे बताना थी। मैं अगेन वहीं से शुरू करता हूँ। रासना थी नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं उस समय सेशन में कवर नहीं कर पाया था। अभी मैं उसको शुरू करता हूँ। तो रासना हम लोग अपने प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से यूज करते आ रहे हैं। रासना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि वो वातहर है, श्रेष्ठ वातहर श्रेणी में रखा गया है। और रासना से संबंधित तो बहुत सारे कल्प हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। महारासना दिक्वात है, रासना सप्तकम है, या फिर रासना एरंड आदि है, निर्गुंडी रासना आदि, या और भी कोई ऐसे कल्प हैं जो हम लोग रासनादि चूर्ण वगैरह वो हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? एम आई ऑडिबल टू? हाँ जी, आ रही है, अच्छी तरह से आ रही अच्छी से आ रही है ना? आ रही है सर, मतलब मैं, आवाज। जी। हाँ हाँ, ठीक। तो रासना के बारे में हमने पढ़ा था। तो रासना से पहले एक चीज जो मेरे विचार में आई थी लास्ट टाइम पे भी, और उसके बाद में एक गुरुजी का ही एक लेक्चर में सुन रहा था, उसमें उन्होंने स्किन वाले चैप्टर जब लेक्चर लिया था तब उन्होंने ये बात कही थी कि हमें एक छोटा सा एक्सरसाइज करना चाहिए जिसमें दोष धातु मल इनकी क्षय वृद्धि के लक्षण और उन क्षय वृद्धियों के साथ साथ में हम लोग किस तरीके से उसमें उपयोगी द्रव्यों का एक एक्सेल के ऊपर बनाने का, ऐसा उन्होंने स्किन के लिए बोला था। लेकिन मैं मुझे ऐसा लगता है कि वो हम हर व्याधि में तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी देखते हैं कि हम वातहर द्रव्यों की सीरीज को कर रहे हैं कंटिन्यू। तो इसमें हम लोग अपनी प्रैक्टिस में, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता हूँ बहुत ज्यादा मात्रा में, वो द्रव्य मैंने यहाँ पे अभी आपके लिए रखे थे। जरूरी नहीं है कि आप भी यही इस्तेमाल करें, आप इससे ज्यादा और कोई द्रव्य निकाल सकते हैं जो आपको ठीक लगता हो, आपके क्षेत्र में अवेलेबल हो, आपके पेशेंट की प्रकृति, ये दोष धातु और अवस्था को देख के आप उनमें नए द्रव्यों का भी चयन कर सकते हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि एक ऐसी छोटी सी एक्सरसाइज आप भी स्किन से रिलेटेड पेशेंट में तो कर ही रहे होंगे, जैसा सर ने कहा था कि वो लगभग एक 5 साल के लिए हमें वो अभ्यास करना है। ऐसे वैसे ही आप वात हर द्रव्यों के लिए भी एक इस तरीके का एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत फायदा होगा उससे, क्योंकि वो मेडिसिन कई लोगों को पेशेंट के सामने उस समय पे याद नहीं आ रही है, लेकिन पेशेंट के जाने के बाद में याद आता रहे इस पेशेंट को मुझे ये द्रव्य और देना था या ये द्रव्य और डाल देना था, या फिर और कोई ऐसी चीज होती है जिसमें हमें उस समय पे वो कल्प याद नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा कोई कल्प दे देते हैं और फिर नेक्स्ट पेशेंट फॉलोअप में हम लोग उसको करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी गलती ना हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसा कि गुरुजी बोलते भी थे ये अच्छी बात नहीं है। हमें द्रव्य जो है वो पेशेंट आते से ही, उसकी कंडीशन सुनते से ही तुरंत याद आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो उससे बचाव का एक बहुत अच्छा विकल्प मेरे पास मैंने अपनी प्रैक्टिस में किया हुआ था जब स्टार्टिंग प्रैक्टिस शुरू किया था। तो मैं जो अपने द्रव्य अपनी ओपीडी में, अपनी फार्मेसी में रखता था, उसके ऊपर उस द्रव्य के रस गुण वीर्य विपाक और उसका विशेष प्रभाव जो भी है वो उसमें स्टिकर बना के रखना शुरू कर दिया था।
उससे क्या होता था कि वो रस गुण वीर्य विपाक देख के वो द्रव्य के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन भी होता था। साथ ही साथ में उसका बॉटनिकल नेम भी लिख के रखना चाहिए। तो बॉटनिकल नेम लिखने से आपको जो है वो उसके बॉटनिकल नेम भी याद आना चालू हो जाते हैं। आप बार बार उसको देखेंगे तो रोज रूटीन में जब आप उस पर नजर डालेंगे तो आपको वो चीजें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका मुझे लगा कि एक ऐसा करना चाहिए अपनी फार्मेसी में। आपने जो भी 15-20 द्रव्य अपनी ओपीडी में रखे हुए हैं, उस पे उसके रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव, या फिर कोई और ऐसा आपको लगता है कि इंडिकेट करना चाहिए कि ये इस स्रोतस पे स्पेशल में यूज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर इस द्रव्य को मैं इस कंडीशन में इस्तेमाल करने के लिए शास्त्र अनुमति दे रहे हैं, तो वो हमने विशेष रूप से उस पर लिख के रखना चाहिए। थोड़ा बड़ा स्टिकर जरूर बनेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन प्रिंटर आजकल सभी के पास में है। आप अपना जो भी मटेरियल उसमें प्रिंट करा के और उस पर एक स्टिकर पेस्ट कर सकते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा एक तरीका रहेगा द्रव्य को याद रखने का, और द्रव्य को समय आने पे यूज करने के लिए जो क्लिक होना चाहिए माइंड में, उसमें ये मदद बहुत करने वाला है। दूजा, जैसा मैं बता रहा था एक्सेल शीट का, तो मैंने तो गुरुजी के आदेश अनुसार स्किन डिसीज के ऊपर वो एक्सेल बनाना चालू कर दिया। लेकिन मैं वात व्याधियों के ऊपर भी एक एक्सेल बना रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इस तरीके का करें। तो हमारे पास में, जैसे मेरे पास में 15-20 मेडिसिन इस्तेमाल होती है, आपके पास में हो सकता है कि 15-20 और हो जाए, तो ऐसे करके 30 मेडिसिन का कलेक्शन हो जाएगा। उसमें से जो कॉमन होगी वो तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, जो लोग नई मेडिसिन बताते हैं उसके ऊपर हम लोग फिर ग्रुप में चर्चा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में काफी सारे द्रव्य तैयार हो जाएंगे, और अपने अपने क्षेत्र के अनुसार उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसका ज्ञान का आदान प्रदान होता रहेगा। तो एक ही छोटी सी चीज करें, जैसे कि रसगत, रक्तगत, मांसगत, वात पित्त कफ के अनुसार, जैसे रस में वात होगा तो कौन सा द्रव्य इस्तेमाल करना है, या रक्त में वात होगा तो कौन सा द्रव्य कार्यकारी रहेगा, मांसगत वात रहेगा तो कौन सा कार्यकारी द्रव्य रहेगा, ऐसे करके सातों धातुओं का, इसके साथ साथ में मलों का भी, दोषों का तो हम बताया ही है कि तारतम भाव से हम लोग देख ही लेते हैं कि दोषों में कौन सा गुण बड़ा है, दोषों में कौन सा जो है वो विकृत हुआ है गुण, उसको कैसे सुधारना है, उसके लिए कौन सा द्रव्य इस्तेमाल करना है। ऐसा छोटा छोटा एक आइडिया तो हम लोग अभी इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से ले ही रहे हैं। लेकिन अपने खुद की स्टडी करने के लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए ये चीज करने की आवश्यकता मुझे लगती है कि हमें एक अभ्यास में ये चीज लेके आना चाहिए। तो आप इस तरीके से जब एक द्रव्य निकालते चले जाएंगे तो आपको ये तो पता रहेगा कि ये द्रव्य तो इसमें वापरना ही है। इसके साथ में एसोसिएट में और भी द्रव्य का अध्ययन करके आप उसका युग्म बना सकते हैं। या मान लीजिए कोई द्रव्य ऐसा है जो कि लघु वृक्ष है, पेशेंट को अभी लघु वृक्ष की जरूरत है, लेकिन आगे चल के उसको थोड़ा सा कुछ ग्रहण भी डालना पड़ेगा, तो फिर उसमें ही वही द्रव्य के रस गुण वीर्य विपाक और दूसरे द्रव्य के रस गुण वीर्य विपाक जो उसके अपोजिट गुण को मेंटेन कर सके, या दोनों द्रव्यों का एक युग्म बना के एक सामता, स्थिरता जो है वहां पे उस कल्प को दे सके, ऐसा हम लोग विचार आराम से बना सकते हैं। जैसे मैंने कुछ युग्म बताए थे बला का, बला के साथ में गिलोय का, गिलोय के साथ में फिर थोड़ा सा और कोई द्रव्य डालना है जो कि शोथक न होना चाहिए, तो पुनर्नवा या गोक्षुरु, या फिर अमृता, ऐसे करके हम लोग अपना एक युग्म बनाते, मैं अपनी प्रैक्टिस में वापरता रहता हूँ। तो शास्त्रों में जो लिखे हैं मैं तो उनको शत नमन करता हूँ, क्योंकि उनका तो ज्ञान हमारी समझ से परे है, और हमने जितना ज्ञान लिया है उसी में हम लोग इतना लाभ उठा रहे हैं कि उसके आगे हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। निसंदेह हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से हम लोग कल्प कल्प के बारे में, उसकी कार्मुकता और उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल, और उसका किस तरीके से हम लोगों को पेशेंट को आरोग्यता के लिए इस्तेमाल करना है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं और सीखते आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में युक्ति लगाने के लिए ही तो शास्त्र हमें अनुमति भी देता है। तो जो शास्त्र ने कहा उसके अनुसार युक्ति कैसे लगाई जाती है, उससे आपके ज्ञान का सिर्फ विस्तार होता है, और उस विस्तार की वजह से आपका पेशेंट जो होता है वो कम दवाइयों में ही ठीक होने की कोशिश आप जो है पेशेंट को करते हैं। तो वो एक भाव जो रहता है वो हमेशा पेशेंट के साथ चलता है। तो आपकी एक छवि अच्छी बनती है कि आप लेस मेडिकेशन पे काम कर रहे हैं, या आपके पास में डायग्नोसिस प्रॉपर होने की वजह से आप पेशेंट को जो उसके लिए उपयोगी है वही द्रव्य उसको दे रहे हैं। ऐसा करने के लिए शास्त्र हमें अनुमति देता है। युक्ति लगाना हमें चाहिए हर समय हर अवस्था में। लोक सामान्य के सिद्धांत के अनुसार, तरतम भाव के अनुसार, कंडीशन के अनुसार, पेशेंट का बल बल देख के, देश काल देख के, ऐसे करके तो हमें ट्रीटमेंट करने के लिए बोला ही गया है शास्त्रों में। तो उसमें कोई परेशानी भी नहीं है कि हम शास्त्र को क्रॉस कर रहे हैं, या शास्त्र के जो है वो किसी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो ऐसे आप अपना द्रव्य का अगर चयन करेंगे और इस तरीके से उसका एक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत मदद होने वाली है।
पढ़ने का तरीका तो आप सभी लोग जानते ही हैं, हम अपने कॉलेजेस में अपने टीचर से या अपने कोई सीनियर वैद्य से हम लोग सीखते ही आ रहे हैं कि किस तरीके से द्रव्य का अध्ययन करना चाहिए। वो अध्ययन करते करते ही हमें जो है वो काफी सारी डिटेल्स द्रव्य के उसके एग्जीक्यूशन के बारे में हमें प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि कल्प लिखा है, बताया भी गया है, लेकिन आपने अपने व्यक्तिगत प्रैक्टिस में उसको यूज करके कहीं और देखा और उसका वहां भी उसको आपको परिणाम प्राप्त हुआ। तो एक एक द्रव्य के बारे में जो हमें डिटेल्स मिलती चली जाती हैं उसको आपको डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए, ताकि वो आप अपने जूनियर्स को बता सकें, आप अपने सम वैद्यों को बता सके, आपके साथी वैद्यों को, और भी नहीं तो कम से कम आप अपने पेशेंट के लिए तो जो काम कर रहे हैं वो आपके पास में फुल्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। आमतौर पे होता ये है कि हमें पता है कि ये द्रव्य काम कर रहा है, लेकिन प्रॉपर ज्ञान नहीं होने की वजह से या हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें से कौन सा द्रव्य ज्यादा कार्यकारी रहा पेशेंट के ऊपर। एक पैर हम लोग जब युग्म बनाते हैं या कोई बना बनाया कल्प लेते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि इसमें कौन सा द्रव्य काम कर रहा है। तो इसका जो अज्ञानता रहती है वो इस वजह से रहती है क्योंकि हम द्रव्य का रस गुण वीर्य विपाक और उसकी कार्मुकता और उसमें जो विशेष गुण है कि जो किस धातु पे जाके व्यवस्थित काम करेगा वैसा वो हमें ज्ञान नहीं होता। इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। जैसे लास्ट टाइम पे हमने अमृता के बारे में पढ़ा, तो अमृता के बारे में श्लेष्म शोणित विबंध बोला गया है उसको। तो हमें पता है कि श्लेष्म शोणित विबंध यानी श्लेष्म यानी कफ और शोणित यानी पित्त। तो कफ पित्त के अनुबंध में जब जब व्याधियां हमें देखने को मिलेगी जिसमें कि शीत गुण रहेगा, तो वो शीत गुण का शमन करने के लिए थोड़ा सा दीपन पाचन की दृष्टि से और श्रोतस्व का शोधन करने की दृष्टि से अमृता का चयन करना चाहिए। वहीं पर बला के बारे में भी हमने पढ़ा था कि बला जो है वो वातहर है, वृश्य है। तो बला किस तरीके से काम करेगी, उसमें स्निग्धता है, उसमें लघुता है। तो इस तरीके से बला का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, कहाँ लघुता की जरूरत है, कहाँ स्निग्धता की जरूरत है, इसके अपोजिट क्या हो सकते हैं। जैसे लघु का अपोजिट क्या होगा तो गुरु होगा, ऐसे ही स्निग्ध का अपोजिट क्या होगा तो खर होगा। तो खर गुण को सेटल करने के लिए या गुरु गुण को सेटल करने के लिए साथ ही साथ थोड़ा सा स्नेहन अपेक्षित है, तो वहां पे कैसे द्रव्य का योजन करना है ये हमने लास्ट टाइम पे देखा था। ऐसे ही जब हम आगे द्रव्यों के बारे में पढ़ते हैं, अब जैसे मैं मेरी प्रैक्टिस की बात करूं तो जब मैं पास आउट हुआ तो आयुर्वेद के बारे में मेरा इतना कोई ज्ञान नहीं था और आयुर्वेद प्रॉपर तरीके से मैं सीख भी नहीं पा रहा था। कॉलेजेस लेवल पे जो भी हमारे टीचर्स थे वो सिखाना जरूर चाहते थे, लेकिन समय के अभाव की वजह से या फिर हमारे ही इंटरेस्ट की वजह से, या एक सही तरीका होता है किसी भी चीज को बताने का या समझने का, वो मेरा उतना विकसित नहीं हो पाया था। बाद में जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, प्रैक्टिस में आया, थोड़ा थोड़ा जो जो अध्ययन किया हुआ था वो सब देखा, तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके अपना अनुभव भी आया और अनुभव के बाद में पेशेंट को लाभ दिलाने के लिए क्या क्या मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वैसा विचार भी धीरे धीरे करके बनता चला गया। तो इसमें निसंदेह गुरु कृपा रही है कि उनके आशीर्वाद के बिना तो ये संभव ही नहीं था। तो जब मैं प्रैक्टिस शुरू किया तो मुझे पता था कि रासना सप्तक तो देना ही देना चाहिए, कोई भी पेन आ जाए या इसके अलावा आपके जो पित्त शामक द्रव्य हैं वो कोई भी एसिडिटी आ जाए या कोई भी पेट से संबंधित जो भाव आ जाए पित्त का, तो उसमें देना ही देना चाहिए। तो ऐसे ही कफ के लिए पता था त्रिकट्टू देना ही देना चाहिए। तो ऐसा है तो है क्या प्रैक्टिस में, तो ऐसा करके देखा तो 10 में से 3 पेशेंट को तो उपशय आया, 7 पेशेंट बिगड़ गए। अब 10 में से 3 पेशेंट और 7 पेशेंट में अनुपशय आया, तो उपशय जिनको आया वो तो ठीक है, लेकिन अनुपशय क्यों आया, ये मेरे मन में फिर क्वेश्चन जो है वो घर कर गया। और मैं हमेशा इसके सवाल के जवाब ढूंढता रहा, तो अलग अलग वैद्यों से पूछ के, जैसे आजकल तो खैर अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है तो हम लोग ऑनलाइन भी अपने टीचर से, अपने गुरुओं से, अपने सीनियर से जानकारी लेते रहते हैं, उसके बारे में पढ़ते रहते हैं। लेकिन पहले तो इतना ज्यादा कुछ था नहीं, मोबाइल जरूर था लेकिन मोबाइल से भी आपको किसी से इस तरीके से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग कर लेना या फिर कोई डॉक्यूमेंट से इधर से उधर शेयर कर देना इतना संभव नहीं था। तो जैसे जैसे ज्ञान मिलता गया वहां पे धीरे धीरे करके वो चीजें खुद से पढ़ने में आने भी लग गई और उसका फायदा आज मिल भी रहा है। तो मुझे पता चला कि कोई भी कल्प जो है वो एक स्पेसिफिक फलश्रुति उसकी होती है, या कोई भी द्रव्य होता है उसकी कुछ विशेष गुणधर्म बताए गए हैं। उन विशेष गुणधर्मों के साथ में एसोसिएट में बहुत सारी को प्रॉब्लम्स वो जो कवर कर सकते हैं, क्योंकि पर अवस्था तो जो है वो बताई दी है उन्होंने, शुरुआत में ही बता देते हैं, रसगुण वीर विपाक देख के हम लोग अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें और भी द्रव्य जो है वो व्यवस्थित हो जाए और सुदृढ़ हो जाए, उनका इस्तेमाल करना हमें जो है वो अच्छे से आ जाए, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैं ये प्रैक्टिस करने का आपको बोल रहा हूँ।
या आप रस, रक्त, मांस, मेद में तीनों दोषों के अनुसार कार्यकारी द्रव्यों का चयन करें और उसमें लिखें, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो आपको बहुत सारा एक बेसिक आइडिया जो है वो पेशेंट देखते से ही आ जाएगा कि इस पेशेंट को क्या व्याधि है और उस व्याधि के अनुसार मुझे क्या द्रव्य इस्तेमाल करना चाहिए। फिर और थोड़ा सा बारीकी की तरफ जाने का है तो उसमें हम वात के कौन से गुणों पे कार्यकारी रहेगा वो हम अध्ययन लगा सकते हैं, पित्त के कौन से गुणधर्मों पे वो कार्यकारी रहेगा वो हम अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे ही कफ के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। दोष हो गए, धातु हो गई। मल के ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए क्योंकि मल भी जो है वो शरीर के अंदर इंपॉर्टेंट है। अति मात्रा में निकल जाए तो भी हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम पेशेंट के लिए क्रिएट करते हैं, कम मात्रा में निकल रहे हैं तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है अतिसार, मूत्र और स्वेद। इसमें द्रव्य आपके शरीर से ज्यादा मात्रा में निकल रहा है तो डिहाइड्रेशन में पेशेंट चला जाएगा, कम मात्रा में आ रहा है तो हम उसको मलबद्धता बोलते हैं। ऐसे ही स्वेद अप्रवृत्ति, अति प्रवृत्ति, ये दोनों ही विकार में काउंट किए गए हैं। जैसे ही आपका मूत्र भी जो है वो आविल मूत्रता और मूत्रकृच्छता, ये भी हमारे लिए विकारों की श्रेणी में आता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक एक द्रव्य के ऊपर ही उस व्याधि और उस अंग प्रत्यंग पे कार्यकारी द्रव्य के बारे में जानकारी श्लोक के रूप में लिखी हुई है, लेकिन हम लोग या तो उस पर नजर नहीं बना पाते हैं या फिर हम लोग उसको ठीक से पढ़ नहीं रहे होते हैं। तो हमें पता चलता है, जैसे अब गोखरू ये कितना सिंपल द्रव्य है, हम लोग अपनी प्रैक्टिस में कितना इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि गोखरू जो है वो वाजीकारक भी है, तो वो ग्रहण की दृष्टि से इस्तेमाल करना चाहिए। तो मूत्रकृच्छता में उसका इस्तेमाल कैसे होगा वो हमें यहीं से आइडिया बैठ गया कि ये तो जो है ग्रहण करने वाला है, तो ग्रहण करेगा तो जहां पर भी वात ज्यादा आपको दिख रहा है, पित्त ज्यादा आपको दिख रहा है मूत्रमय में, तो आपको वहां पे गोखरू लगाना चाहिए क्योंकि वहां पे स्नेहन की आवश्यकता होगी। अब ऐसी अभी जो सीजन है, गर्मी का सीजन चल रहा है, इस गर्मी के सीजन में हमारे पास मूत्रकृच्छे के कितने पेशेंट आते हैं। बहुत सारे पेशेंटों का हम लोग प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं तो वो बोलते हैं कि पेशाब में तो जलन होती ही है ना। मूत्रदाह के लक्षण जो है वो हमें देखने को मिलते ही हैं। तो पेशेंट को वो पानी पी रहा है लेकिन ऑयली स्पाइसी खाना भी साथ में खा रहा है, तो इस अवस्था में साम पित्त या निराम पित्त जो भी लक्षण अवस्था देख के आपको उसमें द्रव्य का चयन करने में सुविधा हो जाती है। और इसके अलावा और भी जो द्रव्य है जो मूत्र व स्रोतस पे कार्यकारी है, वो आपका उसका ज्ञान जो है वो वहां से मिल जाता है कि इसमें एक द्रव्य ये वाला हमें चयन में लेना है। इसके अलावा किस वजह से व्याधि के अनुसार जो व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य है वो हमें चयन में लेना है। इसके अलावा इसको भविष्य में भी ये तकलीफ ना हो उसके लिए कोई ना कोई रसायन द्रव्य भी श्रेणी में लेना है। तो ऐसा कोई द्रव्य ढूंढे जो ये तीनों ही काम कर सके। तो फिर आपका थोड़ा सा आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि एक ही द्रव्य जो है वो रसायन का भी काम कर रहा है, मूत्रकृच्छ भी हरेगा। इसके अलावा पेशेंट का जो ऊर्दाह, कंठदाह या उदरगत दाह या फिर स्वेद प्रवृत्ति अनियमित है उसको भी रेगुलेट करने में मदद करेगा। तो ऐसा आपके पास में एक चार्ट तैयार हो जाएगा। अब आप उसको या तो स्थान के अनुसार या व्याधि के अनुसार या अवस्था के अनुसार ऐसा आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। आपको जब भी वो पढ़ेंगे आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 5-6 द्रव्यों उस पे ही मेरी प्रैक्टिस जो है वो चल रही है और इन्हीं द्रव्यों का मैं बारंबार इस्तेमाल कर करके जो एक आपका ज्ञान का विकास होगा वो आपको दूसरों को देने में मदद भी हो जाएगी। तो ऐसे करके आप, जैसे मैं अभी तक मैं खुद भी यही चीज कर रहा हूँ और यही चीज कर करके आगे बढ़ रहा हूँ और आगे भी यही करने वाला हूँ। मैं आगे भी उन्हीं द्रव्यों के बारे में और उसका किस तरीके से व्यवस्थित इस्तेमाल किया जा सकता है इसका विचार करके ही आगे बढ़ेंगे। द्रव्य निसंदेह वही रहेंगे जो मेरे क्षेत्र में है या मुझे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई द्रव्य मेरे पास में नया आता है तो उसके बारे में अध्ययन का भी यही तरीका होगा और पेशेंट पे उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसका भी यही तरीका होगा। एक और चीज है जो मैं प्रैक्टिस में किया था और जिसका मुझे बहुत अच्छा परिणाम मिला, मैं इसलिए इतनी बातें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को और थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए और आप उसको किस तरीके से विधिवत इस्तेमाल करें उसका एक प्रॉपर छोटा सा ज्ञान मिल जाए। तो वो बता रहा हूँ। मैं जब प्रैक्टिस शुरू किया था तो मैं एक जगह पे जाता था जहाँ पे निशुल्क ओपीडी करना है और वो निशुल्क ओपीडी मेरी अभी भी चालू है। तो वहां पर पे मैं कोई भी एकल द्रव्य का पाउच बना के छोटा सा या टैबलेट फॉर्म में जो मार्केट में अवेलेबल है तो, या फिर उसके अलावा मुझे उस क्षेत्र में वो इजीली अवेलेबल हो जाती है तो वो मैं उस पेशेंट का जो है वो देख के और वहाँ पे यूज करके और उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी प्रॉपर व्यवस्थित करने की कोशिश आज भी कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मेरे क्षेत्र में पलाश बहुत अधिक मात्रा में है, सहचर बहुत अधिक मात्रा में है, एरंड मूल बहुत अधिक मात्रा में है,
इसके अलावा जम्बू बहुत अधिक मात्रा में है, बिल्व बहुत अधिक मात्रा में है, बला बहुत अधिक मात्रा में है, वासा बहुत अधिक मात्रा में है। तो इन सब चीजों का मेरे पास में एक कलेक्शन तो हो गया कि मेरे पास में ये द्रव्य मेरे क्षेत्र में मिल जाते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो वही द्रव्य पेशेंट को जो है एकल फॉर्म में दिया कि आप ये द्रव्य लीजिए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल डाइट वगैरह उनको समझाया और उसके परिणाम चेक करें। तो हमें पता चला कि जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा अक्षरशः पेशेंट को रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे पलाश बीज के ऊपर गुरुजी ने एक बहुत अच्छा जो है हमें योग बताया था। तो पलाश बीज का ददरू में इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों ने किया भी होगा, मैंने तो भरपूर मात्रा में उसका इस्तेमाल किया। पलाश के बीज को नींबू के रस के साथ में ददरू पे लगाने से आजकल जो फंगल के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं उनमें बहुत अच्छा फायदा देखने को आया। बस उसकी अवस्था है एक, वो अवस्था के अनुसार आप उसको वापरेंगे तो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। पेशेंट आपसे बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि आपने कुछ भी ओरली खाने को उसको नहीं दिया। तो ऑलरेडी पेशेंट फंगल वाले बहुत ओरल मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो वो है। इसके अलावा चक्रमर्द सर ने बताया था कि आप उसको इस्तेमाल करके देखिए फंगल के ऊपर। तो मैंने चक्रमर्द बहुत इस्तेमाल किया है। चक्रमर्द को कांजी के साथ में या फिर तक्र के साथ में इस्तेमाल करने का सर ने स्किन डिसीज में बताया ही था। मैंने उसको बहुत इस्तेमाल करके देखा, उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले मुझे। इसके अलावा भी और कंडुग्न या फिर जंतुग्न द्रव्य है आपके क्षेत्रों में आपको मिलते हैं, निम्ब है या और कोई ऐसा तिक्त द्रव्य आपको आपके क्षेत्र में मिलता है, एकल में उसको इस्तेमाल करके देखिए। आपको ऐसी जगह पे आप प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिन लोगों के पास पैसे ज्यादा नहीं है उनको आप ये मेडिसिन देंगे तो ब्लेसिंग्स तो मिलेगी मिलेगी, आपका ज्ञानवर्धन भी हो रहा है यहाँ से। तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। हमारे ग्रुप के एक मेंबर हैं, उनके फादर का केस डिस्कस हो रहा था तो पलाश के ऊपर बहुत चर्चा हुई उसके ऊपर। तो पलाश के ऊपर चर्चा करने से पलाश में जब हमने पेशेंट को पलाश के बारे में दिया, प्रमेह के ऊपर पलाश पुष्प का इस्तेमाल आया था, तो हमने एकल में पलाश पुष्प जो है उसका फंड बना के देने को बोला पेशेंट को। तो प्रोस्टेट में तो रिजल्ट आए आए, प्रमेह में भी रिजल्ट आने शुरू हो गए। इसके अलावा पेशेंट को और भी कोई कफवात से संबंधित या फिर कफ पित्त से संबंधित कोई व्याधि थी तो उसमें थोड़ी सी अवस्था परिवर्तन करके अनुपान बदल के एक ही द्रव्य दिया लेकिन अनुपान चेंज करते गए उसमें वहां पे, तो पेशेंट को वहां पे लाभ देखने को मिला। तो हमारे पास तो एक बहुत अच्छा, हमारे तर्कश में एक और शस्त्र आ गया कि हमें ये मेडिसिन जो है वो हमें हमारे क्षेत्र में मिल जाती है, जिसमें हमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होते हैं। प्रकृति से हमें जो निःशुल्क रूप में मिल रहा है उसका नमन करते हुए उसको आप कलेक्ट कीजिए और पेशेंट को दीजिए, जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसे शुरुआत कीजिए। तो स्पेसिफिक इस्तेमाल करने का नहीं बोल रहा हूँ अभी, लेकिन आप जैसा उठाए हैं, जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा का वैसे ही आप इस्तेमाल करके उसको देखिए, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आगे चल के आप और थोड़ा सा उसके ऊपर विस्तृत अध्ययन करके अपना जो खुद का रिसर्च बना के और अपने पेशेंट को वापरने में इस्तेमाल करेंगे। आपकी प्रैक्टिस ग्रो करेगी उसमें, और आपके पास में सीमित द्रव्य के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजों का जो है वो भान होता रहता है, और उसके माध्यम से आपको जो है वो आपकी प्रैक्टिस के अंदर ही उनके विभिन्न विभिन्न कल्प बनाने का भी ज्ञान होता रहता है। तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो ऐसा मेरा मानना है कि आपको ये छोटे छोटे से कुछ चीजें, टिप्स हैं मेरी तरफ से, जो आप इसमें करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आप थोड़ा सा द्रव्य का विस्तृत अध्ययन डीप में करना शुरू करेंगे, जैसे मैंने कुछ छोटा छोटा ही अभी आपको बताया है, इससे और भी ज्यादा उसमें इस्तेमाल है। कोई पाचन व संस्थान पे अच्छा काम कर रही है, उसके साथ साथ में वाताहार द्रव्य की श्रेणी में भी आ रही है। कोई ज्वरग्न है लेकिन वाताहार भी एक प्रॉपर्टी से शो कर रही है, तो आपको ये तो पता चलेगा कि वात के साथ में ज्वर की भी संप्राप्ति को भंग करने में मदद कर रही है। पेशेंट हमारे पास ज्वर के तो होते ही होते हैं, किसी को जो है वो मंद ज्वर होगा तो किसी को तीव्र ज्वर होगा। ऐसी अवस्थाएं तो बदलती रहती हैं, लेकिन द्रव्य एक बार सिलेक्ट हो गया तो आपके पास में फिर आपको विचार करने की जरूरत नहीं होती है। और जैसा कि विश्वास है, कई लोग बोलते हैं कि सर एकल से क्या रिजल्ट आएंगे, एकल में तो हमारा कोई श्रद्धा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, एकल से ही रिजल्ट आते हैं। आपके पास में सटीक दवा अगर हो, डायग्नोसिस आपका व्यवस्थित है, तो यकीन मानिए कि एकल द्रव्य ही बहुत ज्यादा काम करके आती है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है अभी तक, और मुझे नहीं लगता है कि आप को ये अनुभव नहीं मिलेगा, आपको तो बहुत अच्छे से मिलेगा। क्योंकि अभी तो हमारे पास में रिसर्च के बारे में बहुत सारी गूगल के ऊपर जानकारियां होती है, कुछ हमारे सीनियर वैद्यों से, कुछ टीचर से, कुछ आपका खुद का व्यक्तिगत अनुभव जुड़े जाएगा। ऐसे करके आपके पास एक बहुत सारा स्टडी का मटेरियल तैयार होता रहता है। तो ये सब चीजें करने से फायदा जरूर होने वाला है, तो आप ये करें उसमें। अभी हम टॉपिक के ऊपर वापस चलते हैं। तो
रासना मेरा थोड़ा-सा बाकी रह गया था जो मुझे बताना था लास्ट टाइम पे। थोड़ा-सा एक बेसिक आइडिया तो मैंने दिया था कि रासनादी चूर्ण वगैरह हम लोग अपनी प्रैक्टिस में प्रतिशाय में इस्तेमाल करते ही आ रहे हैं। मैं प्रतिशाय में उसको अलग तरीके से यूज़ करता था। अभी मैंने उसको थोड़ा-सा और भी अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जैसा हमें पता है कि वो आम पाचनी है, आम का पाचन करती है, श्वेतहर है, शीतघ्न है, मतलब जहाँ ठंड है, शीत गुण है, वहां आपको उष्ण गुण की जरूरत है, रासना का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा शूलहर है, तो महारासनादि मंजिष्ठा, सॉरी, रासना सप्तकम, रासना पंचकम, ऐसे हम लोग क्वाथ शास्त्रों में पढ़ते ही आ रहे हैं, उसका हम लोग यूज करते ही आ रहे हैं। तो रासना सप्तक, रासना पंचक, इस तरीके से आप लोग इस्तेमाल करते हैं। प्लेन रासना का भी इस्तेमाल करना हमें जरूरी है, उसको भी हमको देखना चाहिए। तो लेप प्रयोग में मैंने रासना को इस्तेमाल करके देखा, तो शूल के पेशेंट में जब मैं रासना का प्रयोग करता था तो मुझे अच्छे रिजल्ट उसमें प्राप्त हुए। अभी भी मैं उसको वापर रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें युक्ति की आवश्यकता जरूर है। आप थोड़ा सा अपना फर्स्ट ईयर का ज्ञान उठाएं तो वात के उपक्रम बताए गए हैं, और वात के उपक्रमों में वात की चिकित्सा किस तरीके से की जाती है, तो उसमें हमें उस तरीके से हमारे लिए जो द्रव्य उस युक्ति के अनुसार ठीक बैठता है, वैसा आप उसको इस्तेमाल करके देखिए। जैसे कुछ लोग निर्गुंडी के पाले का स्वेदन करते हैं, उसको कुकर में डाल के निर्गुंदी पाला पोटली में बना के और उसको स्टीम बना के और पेशेंट को स्नेहन के बाद में स्वेदन भी करते हैं। तो ये इस तरीके से आप उसमें बना सकते हैं। स्नेहन स्वेदन हमारे यहाँ वात चिकित्सा में बताया ही गया है। ले प्रयोग भी आया हुआ है, वेस्टर्न आया हुआ है, भय है, त्रासन है, ऐसी भी चिकित्साएं हमारे यहाँ पे बताई गई हैं। तो हमारे पास में जो आपके पेशेंट के अनुसार ठीक लगे, आप वैसा उसका इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, उसमें बताया ही गया है कि लेप प्रयोग में जब भी हमें होता है तो थोड़ा सा उसमें अम्ल रस होना चाहिए, थोड़ा सा उष्ण गुण होना। तो उष्ण तो हमारी रासना है ही सही, शीतहर है और उष्ण है प्रकृति, आम पाचनीय, श्वेतहर है, शूलहर है, ऐसा शास्त्रों में बोल दिया उसके बारे में। तो जब आप उसको थोड़ा सा नींबू का रस, या मैं जैसे नींबू रस कभी कभी नहीं मिल पाता है तत्काल ओपीडी पे, तो मैं थोड़ा सा उसमें साइट्रिक एसिड जो मार्केट में अवेलेबल होता है उसको बारीक क्रश करके अच्छा बारीक पाउडर बना के और पेशेंट में एक दो चिमोट रासना चूर्ण में मिला के और उसको थोड़ा सा उबाल के और पर्टिकुलर साइट के ऊपर लेप लगवा देता हूँ, या पेशेंट को ही बोलता हूँ कि आप घर पे जाके इसका लेप प्रयोग करें, तो उससे शूल में फायदा होता है। इसके अलावा मन्याशूल पे लास्ट टाइम पे मैंने अश्वगंधा का लेप बताया था, वैसे ही अश्वगंधा के अलावा रासना का भी मैंने इस्तेमाल किया है, रासना का भी लेप लगाया है जहां पर पे मुझे स्टिफनेस ज्यादा मिली पेशेंट में। मुझे ऐसा लगा, टच करके मैंने जब उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर देखा तो वहां गर्मी नहीं थी, बाकी शरीर के अंग प्रत्यंगों के टेम्परेचर से उस पर्टिकुलर साइट पे टेम्परेचर जो था वो थोड़ा ज्यादा ठंडा मुझे मिला। ऐसा हम टच करके देखते हैं ना, ज्वाइंट पेन के पेशेंट को पूछते हैं कहाँ मेरा हाथ ज्यादा ठंडा लग रहा है, तो पेशेंट बताता है सर घुटने पे ज्यादा आपका ठंडा लग रहा है, बाकी गुल्फ में तो कोई ऐसा नहीं लग रहा, या जंघा पे ऐसा नहीं लग रहा। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे शीत गुण से वात बढ़ा हुआ है, तो वहां पे आपने फिर रासना का लेप लगाने का पेशेंट को बोला, तो बहुत अच्छे रिजल्ट पेशेंट को मुझे मिले। रासना शुंठी का लेप कर सकते थोड़ा और उष्ण गुण बढ़ाने के लिए, श्वेतहर प्रॉपर्टी लेने के लिए, शूलहर प्रॉपर्टी लेने के लिए, आम पाचन की दृष्टि से ऐसा हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रासनादी चूर्ण हम लोग प्रतिशय में तो लगाते ही थे, स्नेह स्वेदन के समय भी हम लोग वापरते ही हैं उसमें, क्योंकि हमें पता है आजकल हमारे पेशेंट जो होते हैं वो तुरंत हमारे यहाँ से स्नेह स्वेदन करा के और घर में जाते हैं, अच्छे से स्नान करते हैं, स्नान करके सीधा फ्रिज का पानी पीते हैं, एसी का प्रयोग करते हैं और ठंडी हवा में बैठ जाते हैं। तो जो उसके दुष्परिणामी परिणाम आने वाले होते हैं, जैसे शिरोधारा वगैरह हम लोग करते हैं, तो पेशेंट को कितना पथ्य बताते हैं, आपको ठंडी हवा में नहीं रहना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, कूलर एसी के ठीक सामने सीधे चेहरे पे लगने वाली हवा से बचना चाहिए। यात्रा प्रवास से पेशेंट आ रहे होते हैं, हम लोग बड़ी सिटीज में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे पास में। अब आपने यहाँ पे उसको कुछ लेप प्रयोग कराया, कुछ स्नेह स्वेदन कराया, पेशेंट ने रास्ते में जाते जाते ही वात बढ़ा लिया, वात बढ़ा लिया, घर जाते जाते उसका पेन वापस से और एग्रेवेट हो गया। तो ये ऐसी हमें परेशानियां तो अपनी प्रैक्टिस में देखने को आती ही आती हैं। इसका निवारण क्या करना चाहिए, तो उसके इसका निवारण निवारण क्या करना चाहिए, तो उसके निवारण ये किसी का माइक ऑन है शायद। ये किसी का माइक ऑन है शायद। माइक प्लीज थोड़ा बंद कर लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं जी। तो
ये इस तरीके की हमें अपनी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम्स देखने को आती है पेशेंट के द्वारा। और पेशेंट पथ्य के बारे में जितना हम समझाते हैं, पेशेंट को वो चीज उतनी समझ में आई है नहीं, इसकी पुष्टि हमें ओपीडी पे ही कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में होने वाले दुष्परिणामों को वैद्य के ही जो है वो के पॉकेट में ही डाला जाता है कि ये आपकी वजह से ऐसा हुआ। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं जिसको हम व्यापक बोलते हैं। तो व्यापकों के लिए हमें पेशेंट को बताना चाहिए और उसके बारे में उसको अच्छे से इंडिकेट करना चाहिए कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। जैसे हम नस्य प्रतिमर्श नस्य हमें प्रतिदिन बोला गया है शास्त्रों में करने के लिए, लेकिन नस्य के पेशेंट हमारे पास होते हैं तो नस्य हम उनको समझा देते हैं कि आपको ये प्रतिदिन करना है। कोई 2 बूंद नस्य का प्रयोग कराने आपके पास रोज ओपीडी पे नहीं आएगा। बड़े सिटीज में तो होता ही होता है ऐसा, कभी ट्रैफिक में फंस गया, कभी ऑफिस का कुछ काम आ गया, ऐसा करके पेशेंट जो है वो अपने एक्सक्यूजेस देता है। और वो वाजिब भी है कि हर व्यक्ति के लिए इतना समय रोज का नहीं होता है। तो नशे करने के लिए उसको वो अवस्थाएं बताना कि जिस अवस्था में उसको इससे परेशानी हो सकती है, वो आपको अपनी ओपीडी पे ही क्लियर कर देना चाहिए। या आप अपने लैपटॉप वगैरह प्रिंटर का इस्तेमाल करके उसके जो पथ्य हैं, अपथ्य हैं, या फिर उसके बारे में जो उसको सावधानियां रखनी है, वो आप अपना प्रिंट निकाल के पेशेंट को एक अपने रोगी पत्रक में या अपने जो केस पेपर होता है उसमें अटैच करके पेशेंट को दे दीजिए। इस प्रक्रिया को करते समय ये सावधानी आपको वापरनी है। उसके प्रतिकार के लिए भी लेकिन आपको कुछ ना कुछ औषधि देना पड़ती है। तो रासनादी चूर्ण जो है वो मैं खासतौर पे ऐसे पेशेंट जो कि पथ्य टूटने वाले हैं, या मुझे लगता है कि ऐसा नहीं भी हो तो भी तो मुझे इसको देना चाहिए, तो मैं रासनादी चूर्ण पेशेंट को देता हूँ। रासनादी चूर्ण का ही प्रयोग जो है वो सिंपल लेप की तरह बनाने का बोलता हूँ पेशेंट को, और पेशेंट जो है उसको लगाता है। कोई वैसे व्यापक देखने को फिर नहीं आते हैं। इसके अलावा हमारे पास में और भी द्रव्य हैं, जैसे रासना एरंड आदि। रासना एरंड का प्रयोग मैंने सिंपल करके देखा, रासना चूर्ण लिया, एरंड का जो है वो पाउडर एरंड मूल का बना के रखा, उसको पात करके पेशेंट को दिया। एरंड स्नेह का ही प्रक्षेप डलवा के दिया, तो भी शूल में, आईवीडीपी में, डिस्क बल्क में, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट पेशेंट को अभी मिलते हैं। मैं अपने यहाँ पे तो ये पेशेंट को यही एक द्रव्य देता हूँ जहाँ आईवीडीपी देखने को आती है, बल्क डिस्क आता है, L5S1 में कोई कंप्रेशन होता है, पेशेंट को ये जरूर मेरे पास जाता है। ये मतलब एक तरीके से आंख बंद करके दिए जाने वाला एक योग है। हाँ, पित्त का अनुबंध होता है तो फिर मैं थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज करता हूँ, लेकिन 90% तो मेरे पास में रासना एरंड आदि ही चलता है। महारासना दी तो है ही सही। रासना सप्तक मेरा थोड़ा फेवरेट है। रासना सप्तक के ऊपर तो मैंने काफी सारे पेशेंटों को लाभ दिखा दिलाए हैं। रासना सप्तक के बारे में मुझे ये पता था कि वो जंघा, उरु, पृष्ठ, त्रिक, पार्श्वशूल इसमें काम करती ही करती है मेडिसिन। तो मुझे पता लगा कि ये सारा का सारा पूरा एरिया ही जो है वो पक्वाशय वाला ही तो एरिया है, वात का ही स्थान है। तो जहाँ वात दिखा शीत गुण से, वहां पे मैंने उसको वापरा वात पित्त के अनुबंध में, क्योंकि उसमें अमलताश डलती है, उसमें गोखरू डलता है, तो थोड़ा सा ब्रहण प्रॉपर्टीज और मृदु स्निग्ध विरेचन की दृष्टि से रासना सप्तक इस्तेमाल करके देखा। मैं खुद बनाता हूँ रासना सप्तक। अमलताश हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, तो अमलताश का प्रयोग करते हुए इन सारे का योग बना के पैकेट बना के पेशेंट को हम देते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इसी रासना सप्तक का ही मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बहुत अच्छा पेशेंट, आज तक मेरा पेशेंट ठीक है। उस पेशेंट को मना कर दिया था सभी ने कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप इसको लेके जाइए। बहुत बड़े इंदौर के एक हॉस्पिटल ने तो मना ही कर दिया था, बोले अब ये ज्यादा दिन का नहीं है, कुछ और दिक्कत आएगी इसको बाद में। तो मैंने, वो पेशेंट मेरे पास आया, मैंने गुरु जी का स्मरण करते हुए उस पेशेंट को रासना सप्तक से शुरुआत करवाई। और आज तक वो पेशेंट, वो मतलब एक 10 कदम भी नहीं चल पा रहा था, गिर जाता था। और 36 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, तो वो गिर जाता था। तो वो उसका खुद का किराने का शॉप है, तो दुकान पे खड़े रहना, किराने का सामान देना, ये तो वो कर ही नहीं पाता था। उसका बेटा छोटा था और वो बोल रहा था कि सर ये परेशानी से तो मैं अब बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो वो बार बार मुझे बोले कि सर आप थोड़ा सा इसमें कुछ कीजिएगा। तो मैंने उनको प्रार्थना सप्तक से शुरुआत कराई। और आज 2-3 साल हो गए हैं। पेशेंट का जो गिरने की परेशानी वो तो 15 दिन में ही ठीक हो गई। इसके अलावा जो भी मॉडर्न पैरामीटर्स थे वो सब भी मैं रेगुलर बेसिस पे चेक कराते आ रहा हूँ। पेशेंट को कोई परेशानी नहीं है। एक लास्ट केस मैंने आपको बताया भी था कि एक पेशेंट था जिनका सर्वाइकल का सर्जरी होना था, और 3 दिन के अंदर अंदर वहां पे उनके कंसल्टेंट ने उनको बोला कि आप 3 दिन में सर्जरी प्लान करा लीजिए। तो उस कंडीशन में भी रासना सप्तक ही मैंने इस्तेमाल किया था। वहां पर भी मुझे बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिले। इसके अलावा
एक न्यूरोपैथी के पेशेंट थे, उनको भी मैंने रासना सप्तक ही इस्तेमाल करके दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इस पेशेंट में थोड़ा-सा कुछ पक्वाशय की दृष्टि नज़र आ रही है। वहाँ पर भी रासना सप्तक ने निराश नहीं किया, तो रासना सप्तक मेरी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खुद का बनाया हुआ है तो रिज़ल्ट तो अल्टीमेट मिलते हैं, खुद के बने हुए द्रव्यों को इस योग बना के आप देते हैं तो मार्केट का तो कितना शुद्ध है, कितना उसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट डले हैं, उसके बारे में तो मुझे कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ, आप खुद बना के देते हैं तो उसमें बहुत डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि आपने सारा पार्ट जो है वो पूरा कवर किया हुआ रहता है। इसके अलावा और भी योग है, रासना पंचक है जैसे, तो वो अस्थि मज्जागत संधिगत वात पे, सर्वांग वात पे, इस पे इस्तेमाल करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, इसके अलावा अ, आपकी ये जो कई लोगों को स्वेलिंग, पर्टिकुलर लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है, जिसको हम लोग अपची बोलते हैं, अपची शास्त्रों में आया है, वहां पर भी लेप लगाएंगे रासना का तो आपको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और भी रासना के बहुत सारे योग हैं, आप शास्त्रों में थोड़ा सा अवलोकन करेंगे उसका तो आपको मिलेंगे, और उसके अनुसार ही आप द्रव्य की योजना बनाएंगे तो मिलेंगे। तो सिंगल रासना से लेकर रासना सप्तक तक, रासना सप्तक से लेकर महारासनादि तक, महारासनादि के बारे में जैसे बताया कि वो किंचित थोड़ा सा ग्रहण करता है, गुरुजी तो चेरी रासनादी, वलीय रासनादी ऐसे करके दो कल्प इस्तेमाल करते ही थे। अब मैंने थोड़ा सा, अब वो इतना मुझे कभी मिला कभी नहीं मिला, तो मैं महारासनादी का ही इस्तेमाल करना शुरू किया। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो आपसे टेलीफोनिक ही ट्रीटमेंट पूछते हैं, वो आने में असमर्थ है, नहीं आ पा रहे होते हैं, और आप अपना योग बना के वहाँ नहीं भेज पा रहे होते हैं। ग्रुप में भी हमारे साथी वैद्यों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योग से संबंधित परेशानी आती है, तो ऐसी अवस्था में आपके पास में मार्केट में क्या मेडिसिन अवेलेबल है और उसके व्याधि के अनुसार क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको चयन करके पेशेंट अपने साथी वैद्यों को बताना पड़ती है। तो ऐसी अवस्था में महाराज नादी, जब आपको ऐसा लगे कि दोष जो है वो एकदम डीप सीटेड हो गए, अभी वो नहीं निकल पाएंगे या फिर शोधन की आवश्यकता है, लेकिन पेशेंट या हमारे वैद्य शोधन कराने की अवस्था में नहीं है, आप महाराज नदी से शुरू कीजिए। महाराज नदी के बहुत अच्छे मिलते हैं। रासना एरंडादि कषाय, ये गुरुजी ने बहुत बताया था, मैंने तो उसको भी बहुत वापर के देखा। अभी भी मैं ऐसा योग बना के देता हूँ कि एक समय पे रासना सप्तक और एक समय पे रासना एरंडादि, ऐसे करके सुबह या शाम में से कोई भी एक योजना बना के पेशेंट को देते हैं, तो भी उसको ठीक लगता है। या किसी साथी वैद्य का फोन आता है तो भी मैं बता देता हूँ कि आप इस तरीके से इसमें चालू कीजिएगा। तो ये रासना के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ था मेरी तरफ से। आप लोग और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने अनुभव भी शेयर करेंगे तो और निश्चित तौर पे मेरा भी ज्ञान वर्धन होगा उसमें, और बाकी साथियों को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि रासना अकेले से, रासना के योग बनाने से, रासना के मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से, या फिर आप अपना खुद का कोई प्रिपरेशन बना के देते हैं तो उससे क्या रिजल्ट आते हैं। बहुत आनंद जो है वो मिलता है प्रैक्टिस में इस तरीके के चूर्ण का इस्तेमाल करने से। एक और द्रव्य था जो जिसके ऊपर चर्चा करना थी मुझे, वो है निर्गुंडी। मेरे क्षेत्र में अच्छी खासी मिलती है निर्गुंडी का स्वरस, निर्गुंडी पाला, निर्गुंडी का तेल, ऐसा करके शास्त्रों में आया ही हुआ है। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण बताया कि निर्गुंडी पत्र स्वरस या निर्गुंडी के पाले का, ये जो पत्र होता है उसका पाला, वो पोटली बनने के मैं पेशेंट का स्वेदन कराता हूँ। तो दशमूल भी लोग लेते हैं निर्गुंडी के एवज में, दशमूल का भरण यानी कि क्रूड फॉर्म में जो दशमूल का काढ़ा आता है वो भी इस्तेमाल करते हैं। पर कॉस्ट वाइज और दशमूल में उसके दश द्रव्य हैं, इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि दशमूल के दसों द्रव्य मिल जाएं ये बहुत बड़ी बात है, और कोई बना के देता है तो बात तो समझ में आती है। अदरवाइज तो दशमूल के वो सब संदिग्ध है कि कोई डालता भी होगा उसमें, मेजर पार्ट तो सब मिसिंग ही रहता है। तो उससे अच्छा है आप निर्गुंडी का इस्तेमाल कीजिए, निर्गुंडी पत्र का पाला लीजिए, ताजी मिल जाती है आपके क्षेत्र में तो इस्तेमाल करें, नहीं होता है तो चूर्ण बना के भी आप कर सकते हैं। एक एक वैद्य हैं जो मुझे, ऐसे ही मैं उनके पास विजिट करने गया था, बहुत सीनियर वैद्य हैं। उनके यहाँ पे निर्गुंडी के ही क्वाथ का, निर्गुंडी का चूर्ण की पोटली बना के वो उससे पत्रपिंड जैसा करवाते थे स्वेदन। तो वो उसको पानी को गर्म करते थे काढ़े को, और उसी में डुबा डुबा के और पेशेंट को हल्का सा अभ्यंग करा के और पत्रपिंड जैसा घुमाते थे, तो उससे बहुत अच्छे उनको पेशेंट को, और उनके यहाँ पे पेशेंट तो खैर बहुत अच्छे रहते हैं और वो बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। तो वो इस तरीके का एक प्रयोग करते थे निर्गुंडी पत्र का, आप भी उसको करें, क्योंकि बोला भी गया निर्गुंडी पत्र का लेप लगाने का बोला गया है, जब शूल हो शोथ हो तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करें, संधियों में जो वेदना होती है उसमें आपका
इसमें अच्छा रहता है, क्योंकि वो कटु तिक्त कषाय है, उष्ण वीर्य है, विपाक भी उसका जो है वो कटु है, और इसके अलावा लघु रूक्ष है प्रॉपर्टीज, तो आमवात, संधिवात, इसमें शोथ है या संधियों में पीड़ा हो रही है, आप खुद भी करके देखें। हम लोगों को भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा कभी कभी वगैरह होती है, तो द्रव्य पे विश्वास बनाने के लिए हमें खुद तो एक बार उसको वापर के देखना ही चाहिए। आप निर्गुंडी पत्र लीजिए, उसका पोटली बनाइए, वही क्वाथ कीजिए निर्गुंडी पत्र के सोरस का, या पत्र का ही क्वाथ कर लीजिए, और उसी में डुबा के थोड़ा सा अपने घुटने के ऊपर पोटली बना के, या कमर के ऊपर, या हमारे माता बहनों को या हमारे परिवार में बुजुर्गों को किसी को कोई तकलीफ होती है, आप उसको इस्तेमाल करके देखिए, आपको भी विश्वास आएगा और पेशेंट को तो लाभ होगा ही सही, उसमें कोई वो नहीं है। एक चीज जो है वो मुझे पता चली थी कि अस्थि मज्जा का जो वैषम्य है, या अस्थि में जो वात है, उसके लिए स्पेशली ये इस्तेमाल होती है। तो सिरशूल में, आम वात में, ग्रदरसी में, संधि शोथ में, इसमें आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अवस्था मुझे जो पता चली, मैंने नोट डाउन करके रखी हुई थी। इसके अलावा निर्गुंडी को जो है वो उन्माद, अपस्मार और इसमें भी इस्तेमाल करने का बोला है, भ्रम है, प्रलाप है, उसमें इस्तेमाल करने का बोला गया। तो वो कैसे करता होगा, तो हमें पता है मज्जा धातु के क्षय से भ्रम की स्थिति निर्मित होती है। तो आप जब थोड़ा सा मज्जागतवात के लक्षण देखेंगे, तो उसमें जो जो लक्षण बताए गए हैं उन सब पे ये कार्यकारी है, उन सब में ये आपको जो है निश्चित रूप से लाभ दिलाएगी, बशर्ते कि आपका कफवात का अनुबंध होना चाहिए उसमें। उन्माद अपस्मार में जब कफवात का अनुबंध दिखे, या फिर आपको स्मृति के क्षय में कोई पेशेंट आते हैं, बोलते हैं सर मुझे याद नहीं रहता, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है याद रखने में, तो आप देखिए उसमें कफवात का अनुबंध तो नहीं है, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, निर्गुंडी के आपको अच्छे रिजल्ट उसमें मिलेंगे, जैसा शास्त्रों ने बोला वैसा ही है। केश रोग है, बालों की समस्याएं रहती हैं, कफवात का अनुबंध। अब मज्जा धातु है तो मज्जा केश से संबंधित तो सीधा सीधा हम लोगों ने पढ़ा ही है। तो जब भी कफवात का अनुबंध दिखता है, आप वहां पे निर्गुंडी का प्रयोग कराइए, तो आपको उसमें रिजल्ट मिलेंगे। जंतुघ्न है, व्रण रोपण है, तो दुष्ट व्रण के पेशेंट हमारे पास कफवात का अनुबंध लिए हुए आते हैं, आप वहां पे उसको प्रयोग करें। उसमें तेल जो है वो जो कीटाणुओं को मारने में मदद करता है, जंतुघ्न बोला ही है उसकी प्रॉपर्टी में, तो निर्गुंडी वहां पे इस्तेमाल होती है, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप मैं निर्गुंडी का तेल बनाता हूँ, निर्गुंडी लहसुन रसून का मिक्स तेल बनाता हूँ अभ्यंग करने की इस दृष्टि से। तो रसून और निर्गुंडी दोनों ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उसका तेल सिद्ध करते हैं। तो कफवात का अनुबंध वाले पेशेंट जिसमें मिलते हैं, वहां पे हम लोग उसको लोकल एप्लीकेशन देके फिर निर्गुंडी पाले का ही पोटली बना के उसका स्वेदन कराते हैं वहां पे, तो उससे रिजल्ट अच्छे से मिलते थे। इसके अलावा आपके निर्गुंडी के मूल का प्रयोग भी बोला गया है, पत्र का प्रयोग भी बोला है, पंचांग भी प्रयोग में बोला गया है। आपके क्षेत्र में जो आपको मिल जाता है, किसी के यहाँ पे चूर्ण अवेलेबल होगा, किसी के यहाँ पर पंचांग अवेलेबल, पूरा पौधा ही आपके आसपास में होगा, तो नमन करते हुए उसको आप अपने पास कलेक्ट करें और उसको इस्तेमाल करके देखिए, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक और द्रव्य है जो इसी से रिलेटेड थी, और जो क्वेश्चन था उसी से संबंधित था, तो मैंने यहाँ पे उसको रखा भी है, वो है मालकांगनी, यानी कि मालकांगनी ज्योतिषमती, है ना। तो मालकांगनी वही अगेन कटुतिक तो उष्ण प्रॉपर्टी की है, लेकिन मालकांगनी के बारे में बोला है कि थोड़ा सा मेदे द्रव्यों की दृष्टि से हम लोग इस्तेमाल भी करते थे, वही उन्माद अपस्मार वाला कॉन्सेप्ट था, जो क्वेश्चन था जिस हिसाब से, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो हर्निज़ेशन वगैरह के पेशेंट वगैरह होते हैं, कफवात का अनुबंध आपको दिखे तो उसका सिद्ध तेल का प्रयोग करने का आप प्रयोग करें। इसके अलावा पक्षाघात में उसको यूज करने का है, संधिशूल में उसको यूज करने का है, अभ्यंग तेल मालिश करने के लिए उसका यूज करने का है। तो मालकांगनी भी एक हमारे पास में बहुत अच्छा एक द्रव्य रहता है वात के साथ में, उन्माद अपस्मार के कंडीशन में भी, और स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव वगैरह में आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मालकांगनी भी है आपके पास में, इसके अलावा निर्गुंडी भी है, स्मृति वर्धक है वो, तो उन्माद अपस्मार और स्मृति वर्धन के हिसाब से इसमें से जो भी द्रव्य आपको मिल जाते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो द्रव्य मैंने लिया है, छोटे छोटे द्रव्य ही अभी लिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन थोड़ा सा कुछ बता सकूं। एक हमारे पास में बहुत कॉमन हम लोग अपनी प्रैक्टिस ओपीडी में इस्तेमाल करते हैं, वही यष्टि मधु, यानी कि मुलेठी, है ना। मुलेठी को आप तो सभी लोग कफ और कफ से संबंधित व्याधियों में, रसायन प्रॉपर्टीज में
पित्तज्ञ प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल करते ही आ रहे हैं। हमें सबको पता है कि वो मधुर रसी होती है, गुरु स्निग्ध है, मधुर विपाकी है, शीतवीर्य है, ये सब प्रॉपर्टीज तो हमें पता है। लेकिन वातज्ञ भी है और कफवर्धक है। तो वातज्ञ होने से वात शामक द्रव्यों में हम लोगों ने मैं अपनी प्रैक्टिस में उसको यूज किया। क्योंकि गुरु स्निग्ध है तो पता है कि गुरु किसका अपोजिट है, तो लघु का है, और स्निग्ध खर का है। तो जहां पर लघुता और खरता देखने को मिलती है, वहां पर पे आप पेशेंट को यष्टि मधु का विचार कर सकते थे। आमतौर पे हमने अभी उसको एलाकणादि कषाय में देखा है। एलाकणादि कषाय हमने कोविड सेशन में खूब चलाया। एलाकणादि कषाय का मेन जो इंग्रेडिएंट में यष्टि मधु ही निकल के आता है। गुरुजी ने तो बोला था कि आप द्विभाग करके उसको इस्तेमाल करके, मतलब उसको 2 पार्ट कर दीजिए यष्टि मधु के, तो और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मिले भी सही। मैं एला कणादी खुद ही बनाता हूँ। तो एला कणादी मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स थे। मैंने सारे द्रव्यों में यष्टि मधु बढ़ा के पेशेंट को उबाल के छान के पीने को दिया ककवात करने के लिए। बियॉन्ड दी एक्सपेक्टेशन लिमिट जो है वो मुझे मिला, है ना। तो मेरे जो भी एक्सपेक्टेशन थी उसके अनुसार उससे ज्यादा ही मुझे उसके रिजल्ट देखने को मिले। तो इसी तरीके से व्रण रोपण में सिद्ध घृत का प्रयोग बोला गया है। तो यष्टि मधु सिद्ध घृत, मतलब सिंपल यष्टि मधु लेके आपको उसका घृत सिद्ध करना है, तो रोपण में काम में आता है। वेदना स्थापन करने में मदद करता है। चूंकि वातहर है और कफवर्धक है, तो जब वात पित्त का अनुबंध जहां जहां आपको दिखेगा और आपको लगता है कि ब्रहण प्रॉपर्टीज चाहिए, तो आपको फिर यहाँ पे यष्टि मधु का विचार भी करना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम हमने शतावरी के बारे में पढ़ा था। तो शतावरी के बारे में मैंने बताया ही था कि वो मांस धातु का वर्धन करती है, और शूलग्न भी है प्रॉपर्टी उसकी। गुरुजी ने भी कई बार बोला है कि शूल जहाँ पे आपको दिखे, शुद्ध शूल है, शुद्ध शूल की अवस्था है, शुद्ध वात का आपको अनुबंध दिख रहा है, तो आप वहाँ पे शतावरी यानी कि गुरु स्निग्ध प्रॉपर्टी का कोई भी द्रव्य लगाएंगे तो उससे रिजल्ट देखने को आएंगे। तो युग्म बनाने में हमें यहाँ पे मदद मिल जाती है। हमारे पास एक और मेडिसिन आ गई है जो कि यष्टि मधु है, और कफ का अनुबंध, कफ निस्सारक प्रॉपर्टीज चाहिए और थोड़ा सा ब्रहण की प्रॉपर्टीज चाहिए, तो वहाँ पे हमें ये देखने को आता है। स्पेशली वात रक्त के पेशेंट हमारे पास आते हैं। वात रक्त में हम देखते हैं कि वहाँ पे दाहा है, रुजा है, पेशेंट जो है वो स्पर्श असहत्व है, हाथ भी नहीं लगाने दे रहा। ऐसा लग रहा है कि पैर में जो है वो अच्छे से पित्त का संचय आपको अलग ही दिख रहा है, वो अलग ही रेडिश वहाँ पे उसका कलर दिख रहा है घुटने का, या फिर जो भी संधि है वहाँ पे यष्टि सिद्ध तेल का प्रयोग किया जा सकता है। यष्टि का अभ्यंतर प्रयोग भी किया जा सकता है। अमृता यष्टि का योग बन के भी दिया जा सकता है, क्योंकि अमृता भी वात रक्त में आई हुई है। यष्टि मधु का भी प्रयोग बोला गया है, शतावरी का भी बोला गया है। और जैसी आपकी अवस्था रहेगी, उस अवस्था के अनुसार अग्निबल का विचार करके आप इन तीनों द्रव्यों का योजना बना सकते हैं। सिंगल द्रव्य से भी रिजल्ट मिल जाते हैं। मैं यष्टि मधु का सिद्ध तेल केश रोग में इस्तेमाल करते हैं, तो केश रोग में मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, यष्टि सिद्ध देता हूँ। इसके अलावा वात पित्त में जो आमतौर पे अम्ल पित्त वगैरह की कंडीशन में तो हम लोग यष्टि मधु देते ही आ रहे हैं। रसायन की प्रॉपर्टीज की तरह भी हम लोग यष्टि मधु का प्रयोग करते ही आ रहे हैं। रस रक्त में पित्त जब रहता है, रस रक्त गत पित्त, उसके शमन के लिए यष्टि मधु आती है। जैसे मैंने अभी आपको एक एक्सेल बनाने का बोला था ना, कि कौन से दोष कौन सी धातु में है और उसके निवारण के लिए क्या योजना होनी चाहिए। तो इसमें आप ऐसा बना सकते हैं कि रस और रक्तगत पित्त में जहाँ पे उष्ण और तीक्ष्ण प्रॉपर्टीज रहेगी। जैसे एक स्टेप और आगे का मैंने बोला था कि आप फिर गुण भी देख सकते हैं। तो गुण में क्या है कि जैसे उष्ण और तीक्ष्ण गुण है, तो फिर वहां पे कार्यकारी द्रव्य यष्टि मधु आएगा निकल के। ऐसे ही शतावरी आएगा निकल के। आपके पास ये 2 द्रव्य तैयार हो गए। पेशेंट आ रहा है, बोल रहा है कि पूरा ऊपर जलन जलन आ रही है छाती में, या हाथ पैरों में तलवों में ऐसी जलन सी महसूस हो रही है, तो वात ही है जो पित्त को वहां तक लेके गया। या मंद कफ है लेकिन पित्त का अनुबंध ज्यादा है, तो वहां पे यष्टि मधु का प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी योग बना के आप देंगे साथ में, या फिर सिंगल भी करेंगे तो भी उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। रसगत पित्त में जब हम करते हैं तो दाह शामक और पोषण प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि श्रोतसों का ढीलापन आता है यहाँ पर देखने को, है ना। क्योंकि जब पित्त किसी श्रोतस में होता है और उष्ण और तीक्ष्ण गुण से होता है, तो रक्त पित्त की संप्राप्ति निर्मित हो रही होती है वहां पे। हमें पता है, हमने रक्त पित्त अध्याय में पढ़ा है कि श्रोतो शैथिल्यकरण जो है वो एक लक्षण, शैथिल्यता देखने को आती है। तो वहां पर पे हमें ब्रहण करना होता है, पोषण करना होता है, और पित्त का भी शमन करना होता है, और वात को भी अपनी जगह पे गति देनी होती है। ऐसी अवस्था में आपको यष्टि मधु का विचार जरूर करना चाहिए।
इसके अलावा एक इसी से मिलता जुलता एक द्रव्य है हरितकी। हरितकी क्या होता है, वो भी मांस धातुगत प्रवेश करने वाले जो दोष होते हैं मांस और मेदगत, उसका शमन करने में मदद करती है। वैसे तो वो रसायन प्रॉपर्टीज में आई हुई है, लेकिन वो उष्ण गुण से जब प्रॉपर्टीज आपको देते होते हैं, तो उनका मलों का अनुलोमन करने के लिए मांसगत और मेदगत आपको देखने के लिए आपको फिर यह हरितकी का चयन करना होता है। ऐसे ही इसका अपोजिट गुण में तो फिर आपको यष्टि मधु का विचार करना चाहिए। तो दो अवस्थाएं आ गई यहाँ से, और यहीं से बहुत सारी व्याधियां जो है वो हमारे सामने निकल के बाहर आ गई। देखिए कितना छोटा सा एक सिद्धांत लगाने से हमारे सामने कितना बड़ा एक कार्यकारी क्षेत्र जो है वो ओपन हो गया। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास में पेशेंट होते हैं स्थौलिक के, प्रमेह के, और उसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि श्रोतोरोध होने की वजह से पेशेंट को तरह तरह की नानात्मक जो विकार देखने को आ रहे हैं, कफ की वजह से, पित्त की वजह से है, वात की वजह से है। लेकिन जब आप इन दो द्रव्यों का अपनी युक्ति के अनुसार, अवस्था के अनुसार चयन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक ही द्रव्य देने से कितने सारे फायदे देखने को आते हैं। जैसे कि एरंडो भ्रष्ट हरितकी, एरंडो भ्रष्ट हरितकी में एरंडो खुद अपने आप में वात शामक है ना, तो पक्वाशयगत वात में कफ का अनुबंध लिए हुए अवस्था देखने को मिलती है, आप एरंडो भ्रष्ट हरितकी दीजिए। कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि अनुलोमन तो हम बहुत देते हैं सर, हमारे पेशेंट का तो पेट ही साफ नहीं होता। अरे पेट साफ नहीं होता है तो आपने योजना क्या बनाई उसमें? तो योजना तो आपने देखी ही नहीं। पेशेंट क्या है, उसका दिनचर्या क्या है, खाना कब खा रहा है, उठता कब है, सूर्यास्त के पहले उठता है, सूर्योदय के पहले उठता है, या फिर दोपहर में 9 बजे 10 बजे सो के उठता है। खाना उसके अनुसार उसका 2 बजे होगा। पित्त का काल चला गया, फिर भोजन कर रहा है पेशेंट। उसके बाद वात के काल में फिर उसको अजीर्ण जैसे साइन सिम्टम देखने को आ रहे हैं, पानी खूब पी रहा है ना, अति जल सेवन का जो निषिद्ध हमारे यहाँ बोला है वैसा पेशेंट कर रहा है, क्योंकि उसको किसी ने बोल दिया कि खूब पानी पीना चाहिए, ऐसा होता है। तो वो इस तरीके से कर रहा है, पेट साफ होने में मदद हो जाती है, तो वो वैसे कार्य कर रहा है। तो वहां पे कफ का अनुबंध है, वात का अनुबंध है, ऐसा विचार करके आपने जैसे ही अनुमान लगाया, पेशेंट को पूछा और अपनी हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से ली, आपको रोल समझ में आएगा कि एरंडो और इसका क्या यूज है। और उसी की वजह से, मलबद्धता की वजह से ही कटिशूल निर्मित हो रही होती है। कटिशूल हो रहा होता है या जॉइंट में पेन हो रहा होता है पेशेंट को अवधोनाभिगत, तो आपको वहां पे एक ही कल्प इस्तेमाल करना है, हरितकी या तो सिंपल टिकड़ी आती है, टैबलेट आती है, वो आप दे सकते हैं। या फिर उसको आप जो है वो सिद्ध करने में सेंधव का प्रयोग है, शुंठ का प्रयोग है, एरंड का प्रयोग है, ऐसे करके आप उसका योग बना के और पेशेंट को टैबलेट बना के देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को आएगा। हरितकी का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी, वो नेचुरल बाइंडिंग है उसका, उसमें कोई बाइंडिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं। तो मेरे यहाँ एक छोटा सा खरल होता है जिसमें हम लोग औषधियाँ मिक्स करके देते हैं, मैं उसी में एरंडो ब्रस्ट हरितकी किलो किलो से निकाल लेता हूँ। तो उसको अच्छे से एरंडो तेल में भूज के उसमें थोड़ा सा शुंठी सेंधव वगैरह ऐसा योग बना के डालते हैं, और उसको खरल में ही घोटते रहते हैं, तो घोटते घोटते ही वो अपने आप उसकी वटी जैसी बनने लग जाती है, हाथ से ही वटियां बना लेते हैं हम लोग। तो मेरा अटेंडर और मैं तो हम तो यही काम करते रहते थे कि अपने क्लिनिक में एक अनुलोमन के हिसाब से एक द्रव्य तैयार करके रख लिया। तो इस तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल करते आए। यष्टि मधु के बारे में हम बात करते हैं, यष्टि मधु खुद अपने आप में कफ निस्सारक है और क्लेद वर्धक है ना, आमाशयगत क्लेद का वर्धन करती, तभी तो अम्ल पित्त पे आया हुआ है उसको। और रोपण की दृष्टि से ही आपके जो आमाशयगत व्रण आते हैं, पेप्टिक अल्सर वगैरह आते हैं, उसमें इस्तेमाल करने का बोला है, क्योंकि वो माधुर्यता बढ़ाती है वहां पे और रोपण प्रॉपर्टीज है। तो हमारे लिए तो इससे अच्छा द्रव्य हो ही नहीं सकता जब पक्वाशय तो रुक्षता देखने को मिल रही हो। पेशेंट बोल रहा है, जैसे खासतौर पे दुबले पतले पेशेंट, माता बहनें हमारी शुदा वेग विधारण करती है, खाना भी टाइम पे नहीं खाती है, शय के लक्षण उनको देखने को मिल रहे हैं, मलबद्धता भी देखने को आ रही। तो मार्केट में एक बना बनाया स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण आता है, उसमें यष्टि मधु डलती है। आप यष्टि मधु का वैसे भी अगर एला कणादी में, मैंने कई लोगों को अनुलोमन की प्रॉपर्टीज भी देखने को मिली। कारण वही था कि एला कणादी एक तो खुद का बनाया था, उसमें यष्टि 2 भाग थी, और जब उसको उबाल के छान के पेशेंट को दिया तो उससे कफ और वात से संबंधित जो लक्षण थे वो तो सेटल हुए, वात ज्यादा थी और कफ कम था। और वहां पे रुक्षता आ गई थी, कफ का जो एक पपड़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि एक रुक्ष क्षार गुण की वजह से तैयार होता है, जो हम लोग देखते भी है कि जब कान में से हमारे निकलने वाले मल में एक रुक्षता होती है, ड्राइनेस होती है, ऐसे ही कफ शरीर के अंदर भी सूख रहा होता है। तो उसकी वजह से ही बात जो है वो ज्यादा प्रभावित हो रही होती है। तो प्राण की गति को नियमित करने का कार्य अच्छे से करती है। उसमें आप यष्टि मधु का प्रयोग करें तो वो यष्टि मधु आहार जो है वो तंत्र को फॉलो करते हुए पक्वाशयगत वात तक जाके स्नेहन का कार्य करके अमल का अनुलोमन करा देती है।
तो इस कंडीशन में आपके पास द्रव्य चेंज हो जाएगा। जब आपको पक्वाशय का तो वात के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, सिंपल बात। और जब कफ और वात के लक्षण पक्वाशय में मिल रहे हैं तो हरितकी का चयन करना चाहिए। ऐसे करके आप अपने अनुलोमन की दृष्टि से पेशेंट को योग बना के देंगे। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो है ही सही उसमें, क्योंकि आप कितना भी कुछ कर ले, पेशेंट अगर लाइफस्टाइल अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है तो यकीन मानिए फिर वो पेशेंट ठीक होने की स्थिति में नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। तो मैं उसको खास तौर पे जो है वो रुक्षता, जब हरितकी का चयन करते समय रुक्षता जब अपेक्षित होती है तो फिर मैं इसमें यहाँ पे इसको करता हूँ, जहाँ खासतौर पे रुक्ष तीक्ष्ण उष्ण गुणों पर जो है वो कार्यकारी बनाती है उसको, मतलब वो कफ के जो अपोजिट गुण है उस पर वो कार्यकारी रहती है। इसके अलावा एक और द्रव्य है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और हम लोगों ने कई बार गुरुजी ने तो खैर बहुत बार बताया उसका ना, रसोन जो है वो यानी लहसुन, जो हम अपने खाने में आहार में इस्तेमाल भी करते हैं, और औषधि के रूप में रसोन शीरपाक का प्रयोग हम लोगों ने करा है। रसोन सिद्ध तेल का प्रयोग हम लोग करते हैं वात शमन के लिए। वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। मुझे जो लगा, वैसे तो उसके रसगुण विपाक आप शास्त्रों में देख ही लेते हैं। मैं थोड़ा सा उसका जो मुझे विशेष अनुभव मिला वो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि रसोन का मुख्य कार्य जो है वो कफ आवृत समान पे और कफ आवृत समान के साथ में व्यान धातु का प्रॉपर उसका संचार होने के लिए मदद करने वाली एक औषधि है। कफ आवृत सामान पे कार्य करने की वजह से ही शायद लशुन आदि वटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो लशुन आदि वटी आप देखेंगे, मैं डायरेक्ट कल्प बता रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा आपको एक आइडिया होगा कि हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते आ रहे हैं और उससे रिजल्ट कैसे मिले। लशुन आदि वटी से हर पेशेंट का अधमानाटोप सेटल नहीं हुआ, लेकिन जिसका हुआ उसकी अवस्था क्या हो सकती थी वो अवस्था आपको यहाँ से क्लियर हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। लहसुन की प्रॉपर्टी ही है कि वो उष्ण तीक्ष्ण है, कफ आवरत समान, मतलब कफ और समान के अनुबंध की वजह से पेट रोग तैयार होते हैं, सामान्य समीपस्य कोष्ठ चरती सर्वथा, ऐसा शास्त्रों में लिख दिया। तो कोष्ठ के अंतर्गत कफ का आवरण आपको ज्यादा देखने को मिले तो आप लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, अधमानाटोप वगैरह इसमें ठीक रहेगा। साथ ही साथ में लहसुन की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुणधर्म है, उस गुणधर्म में मुझे ये पता लगा कि ये जो हम लोग लहसुन शीरपाक खासतौर पे कार्डियक पेशेंट्स और इनको देते हैं तो वो क्यों करते होंगे, तो वो उसके पीछे, या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एक बार गुरुजी ने बोला था कि लहसुन शीरपाक आपको देना चाहिए, तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, तो वो यहाँ से मुझे समझ में आया कि ये कफ का विलयन करता है। कफ का विलयन करता है उसके गुणधर्मों की वजह से। तो रक्तगत, मतलब रक्त की धमनियों में, शिराओं में जो कफ का आवरण है, या कफ जो वहां पे भित्ति पे चिपका हुआ रहता है, उसके जो इनर वॉल है उसके अंदर जो चिपका हुआ कफ है उसका विलयन करने में ये मदद करता है। लेकिन कफ और वात का अनुबंध होना चाहिए, पित्त का नहीं। ये आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि आपको पित्त प्रकृति वाले पेशेंट को नहीं देना चाहिए, तो उसके कुछ ना कुछ दुष्परिणाम पेशेंट को देखने को आते हैं। देना भी है तो बहुत अच्छे से विचार करके ही आपको देना चाहिए, अवस्था देख के, अवस्था परिवर्तन हो जाए उसके बाद में आपको नया कोई कल्प देना पड़ेगा, या योग बना के देंगे तो फिर वो एक मैटर अलग है। तो जहां पर भी आपको कफ और वात का अनुबंध देखने को मिल रहा हो, जिसमें कफ का ओवरलैपिंग है या उसका उसने उसको रोक रखा है, ट्रैप करके रखा है, इस अवस्था में आपको देखने को इसको आएगा इसका यूज। ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें ऐसा होता है, तो उरु स्तंभ में हम देखते हैं कि उरु स्तंभ के पेशेंट को तो पंचकर्मा भी निषिद्ध बोला है। वहाँ रूक्ष श्वेत बालू का श्वेत करने का मतलब, वहाँ रसोन का आप इस्तेमाल करके देखिए। गुरुद्रसी में साइटिका जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें मतलब साइटिका के गुणधर्मों के समान उसके बोले हैं। डायरेक्ट तो नहीं बोलना चाहिए कि इसके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन ग्रद्रसी की जो अवस्था है उसमें आता है विषवाची करके, हमारे यहाँ पे वात रोग आया है, उसमें आप रसोन का इस्तेमाल करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले। खल्ली एक व्याधि है, उसके अंदर मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और ये काम क्या करता है, तो वही है कि कफ आवृत सामान पे कार्य करता है, अग्नि प्रदीप्त करता है, श्रोतोषों का विलयन कर देता है, श्रोतोषों में कफ का विलयन कर देता है, और व्यान वायु की गति को प्रभावित करता है, उसको बल देता है। और तो व्यान वायु में जैसा मैंने बताया कि कौन सा गुण हो सकता है, तो यहाँ पे जब व्यान वायु का शीत गुण जो है वो बढ़ा हुआ रहे तो उष्ण गुण की प्रॉपर्टी की मेडिसिन आपको कुछ लगानी पड़ेगी। और ऐसे ही सामान पे भी आपको जो है वो कफ का आवरण देखने को मिल रहा है, गुरुत्व है,
या फिर स्थिरत्व है, या फिर वहां पर श्रोतोरोध की अवस्था डेवलप हो गई और वात जो है वो ट्रैप हो गया, वहां पे फंस गया, तो आपको निकालने के लिए, कफ का विलयन करने के लिए इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो सामान्य और भयानक, इन दोनों पे ही कार्यकारी है रसोन। तो आप जब थोड़ा सा धातुओं के अंतर्गत तो वात के लक्षण देखेंगे तो आपको ये लक्षण वहां देखने को मिलेंगे। तो संधिवात है, अर्दित है, पक्षाघात है, शोथ है। इसमें लेप करने का भी बोला गया। तो लेप करने में क्या होता है कि अभी रसोन का मैंने खुद एक व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ मैं। मेरा पूरा परिवार शुरू से ही जो है वो नैसर्गिक ट्रीटमेंट करने में विश्वास करता रहा। तो मुझे बचपन में, बहुत छोटा था जब मैं, तो वहाँ पे छोटा सा एक दद्रू जैसा एक लक्षण पैर में आया था। तो वहां पर पे हमारी जो बुजुर्ग महिला दादी थी, तो वो उन्होंने क्या करा कि रसून का लेप लगा दिया वहां पे। तो रसून का लेप लगाने से वो तुरंत ही ठीक हो गया। मतलब नेक्स्ट डे तो वो बिल्कुल एकदम साफ जैसा दिखने लग गया एकदम। लेकिन वहां पे रेड रेड कुछ ना कुछ दाने टाइप के देखने को आए, क्योंकि प्रकृति मेरी जो थी वो पित्त प्रकृति है, तो पित्त प्रकृति के अनुसार वो शायद देखने को आया। तो उस वजह से मैंने देखा कि यार, अब जब मैं वैद्य हो गया तो मुझे पता है कि वो रक्त उत्क्लेश करने वाला है, रक्त के अंदर जो है वो उत्क्लेश बढ़ाने वाला है, इस वजह से ऐसा देखने को आया वहां पे। तो इसलिए रसोन शीरपाक करके लेने का बोला गया है ना। रसवा शोथस की दृष्टि में, जो कि खास तौर पे एक स्पेसिफिक वात व्याधियों में आम बात आई हुई है रसवत शोथस की दृष्टि में। तो रसवा शोथस में आप देखेंगे तो वहां पे आम बात में इसमें कफ के आवरण को हटा के वात का अनुलोम है, तो उरु स्तंभ जैसी व्याधि पे काम कर सकता है, आमत पे भी काम करेगा, 100% करेगा। इसके अलावा रसोन शीरपाक का प्रयोग आप अग्निमांद, अजीर्ण, गुल्म, ग्रहणी, इन पे भी कर सकते हैं। वही वही सामान की दृष्टि नजर आ रही है तो आपको इसमें 100% इसमें रिजल्ट देखने को मिले। खासतौर पे अभी इस सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में, कई लोग रस का अत्यधिक मात्रा में सेवन कर रहे होते हैं, विविध प्रकार के फलों का रस का सेवन हो रहा होता है, और एसी कूलर में बैठे होते हैं। कफ का जो है वो मंद गुण वहां पे बढ़ जाता है, गुरु गुण बढ़ जाता है। उस वजह से उनको नेक्स्ट डे जैसे ही ठंडा कुछ खाया, उसके नेक्स्ट डे पे उनको ज्वाइंट में स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती है, और अग्निमांद्य भी होता है, और वहां पर पे साममल प्रवृत्ति हो रही होती है। वहां पे आप लहसुन का प्रयोग लहसुनादी बटी के रूप में, लहसुन शीरपाक के रूप में, या लहसुन आप अपने खाने में थोड़ा सा बढ़ा के और उसको सेटल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक मैंने प्रयोग करके देखा अवस्था, लेकिन उसमें विशेष ध्यान रखनी है क्योंकि मैं उसका व्यक्तिगत अनुभव देख चुका हूँ। लहसुन से रक्तोत्कलेश होता है, आपके पेशेंट को जो है वो पित्त प्रकोप होगा वहां पे स्थानिक प्रयोग में करके जाएंगे तो। लेकिन अगर आपका अनुभव, आपका डायग्नोसिस क्लियर है, कफ और वात का दिख रहा है, आप 100% इस्तेमाल कीजिए, नो डाउट रिजल्ट मिलेंगे। एक दद्रु पे मैंने अभी जैसे चक्रमर्द बताया, पलाश बताया, इसके अलावा विडंगा है और भी द्रव्य है जो हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मैं रसोन भी इस्तेमाल किया हूँ। रसोन का भी जहाँ कफ वात का अनुबंध था, वहां पर पे रसोन को पीस के उसका कल्क बना के और पेशेंट को बोला कि उसको थोड़ा सा तनुता लेके आना है, मतलब उसका विलियन करना है, थोड़ा सा उसको पतला बनाना है, और उसको लेप लगा के, और एक 5 या 10 मिनट बाद उसको धोना चालू कर देना है, आपको धो देना है उसको। थोड़ी देर लगा के रखने की जरूरत नहीं, अच्छे से वॉश करके, और फिर आपको जो है वो उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फंगल के पेशेंट में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मुझे मिले थे। एक ये भी आपके पास में एक अच्छी मेडिसिन हो गई। थोड़ा सा सेफर साइड में जाएंगे, हमें नहीं पता पेशेंट किससे लगाता है क्या करता है, तो आप चक्रमर्द का प्रयोग करें, और वो भी नहीं समझ में आता तो पलाश बीज बता दिए हैं। ऐसे करके हमारे पास तो बहुत सारे द्रव्य है अभी फंगल के लिए, आयुर्वेद में तो फंगल के लिए कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि अन्य विधा में एक समय बाद में द्रव्य खत्म हो जाते हैं और पेशेंट जो है वो बेबस होके घूमता रहता है, लेकिन हमारे पास तो कोई कमी होती नहीं। और ऊपर से सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों को कुछ ओरल खिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे अपने फंगल के पेशेंट में कोई कुछ खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सीधा योग बना के देता हूँ पेशेंट को, सिर्फ लेप लगाने का बोलता हूँ, पेशेंट भी खुश रहता है, और मुझे भी उसके कोई परेशानी देखने को नहीं आती। तो रसोन के बाद में ये रसोन के बारे में था। इसके अलावा आप जैसे देखते आ रहे हैं कि एक और द्रव्य मैंने बताया था जो मैं अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर रहा था, वो है बिल्व। बिल्व मैंने अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया। बिल्व पत्र का प्रयोग मैंने खासतौर पे प्रमेह के पेशेंट में किया। जैसा शास्त्रों में लिखा ही है, जो भी द्रव्य गुण का आप पुस्तक लेंगे उसमें शास्त्र लिखा है कि इक्षु मेह में इस्तेमाल करिए, मूत्रगत शर्करा पे इस्तेमाल करने के लिए बिल्व का प्रयोग बोला है। लेकिन वो क्या है कि बिल्व शोथार है उसके प्रॉपर्टीज में, अर्शुग्न है, आस्थापनोपग है, सशर्दी निग्रहण है, त्रिदोषार है। तो ऐसा करके मुझे जब पता चला कि वो प्राण
उड़ान वायु, एक्सेसिव कफ वाले स्थानों पे खास तौर पे मैंने उसको इस्तेमाल करके देखा, तो उसके रिजल्ट मिले। तो अपर पार्ट में जब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कंजेशन वगैरह है, तो वहां पे भी इस्तेमाल करके देखा। शोथर होने की वजह से भी हमने बिल्व मूल का प्रयोग करा। बिल्व पत्र का डायबिटीज में खासतौर पे मूत्रगत शर्करा जब कम नहीं हो रही होती है, तब बिल्व पत्र का प्रयोग करके देखे। उसका मैं चूर्ण बनवाता हूँ। उसको चूर्ण बना के उसमें पेशेंट को जो है वो आधा आधा चम्मच सुबह शाम के हिसाब से पेशेंट को खाने को देता हूँ। वो भी कंडीशन के अनुसार है कि क्वाथ कब नहीं देना है और चूर्ण कब देना है। तो अग्नि अच्छी है तो फिर चूर्ण दिया जा सकता है, और थोड़ा सा अगर आपको कफ का अनुबंध ज्यादा दिख रहा है तो कषाय का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे आप अपना विचार खुद का बना सकते हैं। तो लेकिन आप करके देखिए, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो एक हफ्ते बाद उसका वापस से यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराएंगे, शुगर का लेवल देखेंगे, तो उसमें रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें एरेंडामोल हमने बता ही दिया था। हमारे ग्रुप में हमारे एक बहुत अच्छे वैद्य हैं, विनोद पांडे जी। अभी उन्होंने कोकिलाक्ष क्षार बनाया था। तो कोकिलाक्ष हम लोग प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते भी आ रहे हैं। तो आप लोगों ने सर से थोड़ा जरूर पूछिएगा कि वो कोकिलाक्ष क्षार को कैसे इस्तेमाल करना है। और कोकिलाक्ष हमारे क्षेत्र में बहुत मिल जाता है, आराम से मिलता है, और कोकिलाक्ष का प्रयोग हम लोगों ने प्रैक्टिस में करते भी आ रहे हैं। तो वो थोड़ा सा आप उनसे जरूर पूछिएगा। इसलिए एक चीज मुझे याद आई कि भैया आप लोग बात करेंगे उनसे तो आपको मिलेगा। इसके अलावा एक जो लास्ट टाइम पे छूटा हुआ था वो मैं बता रहा चाह रहा था, गूगल का प्रयोग है। गूगल हम लोग करते ही है, योगराज गूगल है, तुंगनाथ गूगल है, त्रयोदशांग गूगल है। बाकी और कुछ मेडिसिन में भी गूगल का प्रयोग किया जाता है। गूगल का लेप करने का भी आया हुआ है, गूगल को खाने का भी बोला गया है। तो ऐसे ही हमारे पास में गूगल बहुत सारे व्याधियों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कांचनार गूगल वगैरह ये देते हैं। तो गूगल एक्चुअल में करता क्या है, ये तो हमें सबको पता ही है, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर से पढ़ा ही है कि वात शामन है और वात के हिसाब से हम लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं। मुझे जो लगा वो मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे, कि जहाँ पर भी आपको अ, दो दोष संघ देखने को मिले। संघ मतलब वही रुकावट है, जो क्लेद का वजह से इस्तेमाल मतलब मार्ग जो है रुका हुआ रहता है, वहां पर पे आप गूगल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिले। खासतौर पे रसवशोतसगत व्याधियों में पीड़िका, ग्रंथि, अपची, है ना, इनमें आपको इस्तेमाल करें तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट गूगल के मिलेंगे। कुष्ठुक शीर्ष में उसको देते हैं हम लोग, कुष्ठुक शीर्ष में भी उसको अलग अलग अनुपान भेद से बना के देते हैं। हमारे ग्रुप में बहुत सारे वैद्य हैं जो मेरे परिचित में है, तो वो अपना गूगल का प्रिपरेशन खुद बना के रखते हैं पेशेंट को। मतलब मार्केट का गूगल नहीं वापरते। तो योगराज है, गोक्षुरादि गूगल है, पुनर्नवादि गूगल है, ऐसा वो गूगल बनाते हैं। मैं भी उसको उनसे लेता हूँ और मैं खुद भी उसको तैयार कराता हूँ। एक आपने ग्रुप में सर से कोविड के समय पे सुना भी होगा कि हम लोगों ने एक अपामार्ग धूपन करने के लिए सर ने कहा था। तो अपामार्ग धूपन करने के लिए हमने उसको नए तरीके से धूपन कराने के लिए पेशेंट को कोविड में दिया था। हमने क्या करा था कि गुग्गुल और अपामार्ग इसका मिक्सचर करके लेप, वो तो विलियन हो जाता है आप उसको गर्म करेंगे तो, और उसका जो है लेप करके धूमवर्ती बनाई थी। और वो धूमवर्ती पेशेंट को दिया था, क्योंकि आईसीयू तक अप्रोच नहीं थी हमारी उस समय पे, और पेशेंट को हमें कुछ धूमपान कराने का था आसपास के माहौल में। जो जंतुग्न प्रभाव चाहिए थे, तो अपामार्ग का सर ने बहुत बार बार बोला कि घर में धूपन करना है आपको, अपामार्ग है, भारंगी का प्रयोग बोला था। तो ऐसे कुछ जंतुग्न द्रव्यों का हमने गूगल के अंदर लेप करके और पेशेंट को एक धूमवर्ती बना के दिया था। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे में अभी भी वो चलती है हमारे यहाँ पे। पेशेंट आते हैं तो वो लेके जाते हैं और थोड़ा सा बच्चे को देते हैं, तो कफ का विलयन हो जाता है वहां पे। और वही जैसे मैंने बताया, संघ का अनुबंध तोड़ने के लिए आपको अच्छा था। हम लोगों ने जो जो पेशेंट पे कोविड में काम किया, उनमें कोई भी पेशेंट म्यूकरमाइकोसिस जैसी कंडीशन में नहीं गया। इवन उसको पेशेंट को और भी जो कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे वीकनेस वगैरह या ड्राई कफ वगैरह, या फिर और कुछ इम्यूनिटी वाइज कोई इश्यूज आ रहे हो, या फिर हेयर फॉल, हेयर लॉस, ऐसा कोई परेशानी किसी पेशेंट को नहीं हुई। इवन वो तो उनको तो, मैं जिस क्षेत्र में काम किया वहां तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रहे थे, तो वो तो उनको पता भी नहीं था कि हम कोविड से डील कर रहे हैं। लेकिन पेशेंट जो है वो कोविड से रिकवर भी हुआ
बाद में उनके कुछ लोगों ने एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करवाए तो पता भी चला कि वो कोविड में थे, लेकिन उनको खुद नहीं पता चला। तो ये बहुत एक अच्छा एक विकल्प रहा गूगल के साथ में, चूंकि वो वाताहर तो है ही सही, हमें सब पता है, हम लोग अपने प्रैक्टिस में शायद ही कोई ऐसा विरले वैद्य होगा जो गूगल का कोई कल्प इस्तेमाल ना करता हो। लेकिन इसके अलावा साइड बाय साइड में हम लोग क्या क्या मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो मैं बता रहा था। इसके अलावा मैं जो है वो एक मेडिसिन लेप बना के पेशेंट को, जैसे मैंने बताया धूमवर्ती हम लोग बनाते हैं उसका एक पूरा धूपन करने के लिए। इसके अलावा अस्थि संधि स्नायु खासतौर पे जो मर्म से संबंधित अवस्था होती है उसमें मैं गूगल का लेप भी करवाता हूँ। कुछ एक द्रव्य जैसे रासना वगैरह, तो रासना गूगल ऐसा करके उसको पेशेंट को बना के दिया, या फिर रासना का ही जो खासतौर फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट आते हैं तो उसमें रासना, गुग्गल और शुंठ, ऐसा तीन का कॉम्बिनेशन बना के एक वटी बनाते, वटी क्या वटक बना के देते हैं उसको। और उस वटक को बोलते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं इसको आपको गर्म करिएगा, गर्म करके पर्टिकुलर साइड के ऊपर लेप लगा लेना है। लेप लगा के उसको फिर जब वो सूख जाए तो उसको गुनगुने पानी से धो देना चाहिए। धो देने के बाद तो वो खासतौर फ्रोजन शोल्डर मतलब अस्थि संधि स्नायु, ये मर्म पे जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वहां पे मैंने ये इस्तेमाल करके देखा है। ये गूगल से संबंधित था। ऐसा ही थोड़ा सा अभी डी एडिक्शन के बारे में, मतलब आधार द्रव्य जो मैं अपने इस्तेमाल करता हूँ वो तो मैंने आपको बता दिया। थोड़ा डी एडिक्शन के बारे में क्वेश्चन आया था ग्रुप के अंदर, तो डी एडिक्शन में क्या करना चाहिए। डी एडिक्शन में ये क्वेश्चन मैंने भी एक बार सर से पूछा था, तो सर ने कहा था कि समय आने पे उसके बारे में कुछ बताऊंगा। लेकिन श्रीखंड आसव सर ने मुझे बताया था कि श्रीखंड आसव आपको इस्तेमाल करना चाहिए ब्राह्मी, शंख पुष्पी और जटामांसी। इसका एक योग सर ने मुझे बताया था कि आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। खासतौर पे उसमें अवस्था के अनुसार आपको चलना चाहिए। तो ब्राह्मी पित्त के लिए आपको इस्तेमाल करना है ना? ऐसे ही आपको शंख पुष्पी वो भी पित्त के लिए आपको देना है। या साथ ही साथ में आपको और भी कोई वेद द्रव्य मिलते हैं, वचा वगैरह है, निर्गुंडी है, तो ऐसे आपको अनुबंध देख के और उन द्रव्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आमतौर पर पे डी एडिक्शन में मैं देखता हूँ, जो देखने में आया है पेशेंट को वात और पित्त का ही अनुबंध होता है। वहाँ पे किसी किसी को पित्त ज्यादा होता है, किसी किसी को वात ज्यादा होता है, और उसी के लिए वो लोग तो क्योंकि कफ से तो इस तरीके की प्रॉब्लम आना नहीं है। कफ की वजह से पेशेंट को अगर कोई परेशानी आती है उसको सेटल करने के लिए तो हमारे पास द्रव्य बहुत सारे तैयार रहते हैं। तो इनमें कुछ सिलेक्टेड ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, या फिर आप निर्गुंडी, वचा वगैरह, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो श्रीखंड आश्रम में सर से मेरी जब एक बार बात हुई थी तो सर ने मुझे यही कहा था कि आपको वहां पे पेशेंट का प्राकृत कफ बना के रखना चाहिए। तो प्राकृत कफ बनाने के लिए पहले उसके दोषों का अनुबंध आपको देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में प्राकृत कफ है, या प्राकृत कफ बनाना पड़ेगा अवस्था के अनुसार। फिर उसका पित्त दोष आपको हैंडल करना पड़ेगा, और फिर वात दोष आपको हैंडल करना पड़ेगा। ऐसे करके आपको कफ पित्त वात, या वात कफ पित्त, ऐसे करके एक एंगल आपको तैयार करना पड़ेगा उसमें। कुछ एक द्रव्य तो डायरेक्ट ही शास्त्रों में लिखे हुए हैं, आईफेन के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए जो इस्तेमाल होती है वो। इसके अलावा तंबाकू के दुष्परिणाम, एंटीडोट की बात कर रहा हूं मैं, जो जो आपने एंटीडोट देखे हुए हैं शास्त्रों में, एक बार थोड़ा सा उसका एक बार विचार जरूर कीजिए। हालांकि मैं डी एडिक्शन के पेशेंट नहीं देखा हूँ, बहुत कम पेशेंट ही देखा हूँ, और वो भी आते हैं तो खासतौर पे उनके साथ में एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स होती है कि वो शराब पी रहे थे तो लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गई, शराब पी रहे थे तो डायबिटीज की समस्या आ गई, ऐसे देख रहे होते हैं। बाकी कोई स्पेशली शराब छुड़वाने के लिए, तंबाकू छुड़वाने के लिए, इसके लिए ऐसे मेरे पास पेशेंट नहीं आए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंट का सत्व अगर अच्छा है और आप पेशेंट को काउंसलिंग अच्छे से करते हैं तो मुझे लगता है काउंसलिंग ही सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है ना। हम लोग जो आजकल बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब वगैरह पे या इधर लोगों से सुनते ही है कि आपको थोड़ा सा मन का वो बढ़ा के रखना पड़ेगा। तो मन पे कार्य करने वाले तो हमारे पास बहुत सारे द्रव्य हैं, वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए। ऐसा अभी हमने देख लिया ब्राह्मी, जटामांसी और आपका निर्गुंडी, वचा वगैरह, ये वात पित्त कफ के अनुसार हम लोग निकाल लेते हैं अपने। लेकिन इसके साथ साथ में वातावरण, उसकी संगति,
और वो खुद भी कितना चाहता है उस चीज को छोड़ना, इन सब का भी विचार हमको साथ ही साथ में करते हैं, तो फायदा देखने को जरूर आता है उसमें। जैसे एक पेशेंट थे मेरे पास आए थे, वो तो वो मैंने वो उनको तंबाकू खाने की आदत थी। तंबाकू खाने के लिए उनको बार बार उनके घर पे सब बोलते रहे कि आप तंबाकू छोड़ दीजिए और इससे बहुत नुकसान हो सकता है। और पेशेंट की प्रकृति भी ऐसी थी कि वो वात प्रकृति के थे, तो उनको पूरे शरीर में एकदम कृष्णता, श्यावता, अरुणता, सॉरी, ऐसे लक्षण उनको देखने को आ रहे थे। तो बताया उनको कि आपको ये तंबाकू छोड़ना ही पड़ेगा। एक सेकेंड। डॉक्टर साहब 2 मिनट रेस्ट लीजिए, पानी लीजिए, लगातार बहुत देर होगी बोलते हुए, थोड़ा 2 मिनट रेस्ट ले लीजिए। जी सर। हाँ जी, सॉरी, वो थोड़ा सा कफ का कुछ इश्यू आ है बोलते हुए। तो आपको थोड़ा सा मनोबल के ऊपर काम इस पे करना पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि मदिरा, मदिरा जो है वो विष के समान उसके गुणधर्म बताए गए हैं, है ना। तो मदिरा के जो लक्षण हैं उसमें पित्त वाले पेशेंट को वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और पित्त के लक्षणों में उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी गुण, ऐसे गुणों को सेटल करने के लिए आपको, हमारे यहाँ पे चरक ने बोल भी रखा है कि वात प्रकृति वाले को मदिरापान कैसे करना है, पित्त प्रकृति वाले को कैसे करना है और कफ वाले को कैसे करना है। तो वो थोड़ा सा आप उसकी काउंसलिंग करेंगे तो फायदा देखने को आएगा। ऐसे ही जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर मदिरा वगैरह हम लोग लेते हैं कभी कभी, और उससे अगले दिन नेक्स्ट डे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को आती है, कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ सकती है, वॉमिट हो सकता है, लूज मोशन होता है किसी किसी को, किसी किसी को है ज्यादा कुछ नहीं तो चिड़चिड़ाहट बनी रहती है, दिन भर उनको बनी हुई रहती है। वो खुद भी जानते हैं कि ये मैं चीज जो कर रहा हूँ इसके बाद मुझे जो है वो कोई खास आरोग्यता मिलने वाली नहीं है। लेकिन संगति ऐसी है कि महीने 2 महीने साल भर में 5-6 बार तो वो इस तरीके की क्रियाकलाप में होता है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप पहले है ना कुछ खा के जाया करो, खाने के बाद आपको लेनी है। तो खाने में भी क्या लेना, तो जैसे आचार्य चरक ने बोला ही है कि पित्त प्रकृति वाले को पहले मधुर रस का सेवन कराना चाहिए। तो मधुर रस का सेवन करा के वो पेशेंट अगर अल्कोहल का इंटेक करेगा तो उसकी वो जो डिजायर है, जो अत्यधिक मात्रा में लेने की जो क्योंकि वो तो अग्निवर्धन कर देती है, और फिर उसके साथ जो खाने के सामग्री होती है वो भी अगेन पित्तवर्धक ही होती है। तो ऐसी अवस्था में आप उसको पहले मधुर रस का सेवन करें। ऐसी बात के लिए भी बोला है, ऐसे ही कफ के लिए भी बोला है। ऐसे का ऐसा ही क्यों सर ने श्रीखंड आसो बोला था, तो मैं ये सोचा जरूर, हालांकि सर ने कोई ज्यादा बात नहीं करी उस बारे में। सर ने कहा था समय आने पे मैं ग्रुप में ही लेक्चर लूंगा उसका, लेकिन वो फिर बात शायद आई गई हो गई, सर भी भूल गए और किसी ने और फिर उस पर ध्यान भी नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि वो जहां तक हो सकता था वो प्राकृत कव जो इन्होंने एक छोटी सी हिंट दे दी थी बस मुझे। उसके बाद जो भी मेरा रहा है वो मेरा व्यक्तिगत अभी एनालिसिस रहा है। तो वहां पर पे मधुर रस का सेवन पित्त प्रकृति में, ऐसे ही वात के लिए क्या बोला गया है, ऐसे ही कफ के लिए क्या बोला गया है, ऐसा आप अंदाजा लगा के जब देंगे तो आपको पता लगेगा कि पेशेंट वो चीजें नहीं कर रहा है, या बारंबार करने वाली चीजें जैसे स्मोकिंग वो बारंबार की जाती है, तंबाकू का इंटेक ये बारंबार किया जाता है पेशेंट का। तो यहाँ पे फिर शोधन, इसके अलावा पेशेंट का काउंसलिंग, द्रव्य द्रव्य योजना और खाने के जो तरीके हैं वो तरीके पेशेंट को वो बताना जरूरी है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमें पता है कि एक पेशेंट दिन भर में कितना जो है वो सिगरेट का ले रहा है। मान लीजिए 20 सिगरेट प्रतिदिन एक पेशेंट पी रहा है, तो आप उसको धीरे धीरे करके डिक्रीज करना शुरू करिए, है ना। अभी आजकल तो जो है वो एक थेरेपी ही है वो जो आती है, तो वो थेरेपी के अनुसार धीरे धीरे करके शरीर को आदत डलवाई जाती है। तो हमारे पेशेंट और हमारी भी अपेक्षा कई बार ऐसी हो जाती है कि पेशेंट आ जाए और कल से सब छोड़ के जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। हम लोग बचपन से जब से हमारा भोजन शुरू हुआ, ठोस आहार हमने 6 महीने से लेना शुरू किया ना, 6 महीने से लेके मृत्यु पर्यंत तक हम भोजन करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी एक अवस्था ऐसी आती है जिस समय व्रत उपवास करते हैं तो हम एक दिन पूरा छोड़ देते हैं खाना, उस दिन हम कुछ नहीं लेते। तो जो चीज हमारे लिए हम बचपन से लेते आ रहे हैं उसको भी अगर एक दिन छोड़ा जा सकता है या एक पहर के लिए छोड़ा जा सकता है, तो इसी तरीके से पेशेंट को हर 1 घंटे में एक सिगरेट पीने की, तंबाकू खाने की आदत है, तो उसको आप 15-15 मिनट बढ़ाते जाइए। उससे कहिए कि आपको
1 बजे आपने खाया, 2 बजे फिर अगला डोज वो लेने वाला है, या डोज तो गलत शब्द होगा, अगली खुराक वो जो लेगा वो 2 बजे लेगा, तो उसको बोले आप 2:15 बजे करिए, 2:15 से फिर उसको 2:30 बजे करवाइए। ऐसे करके आप उसको हर 3-3 दिन का एक शेड्यूल बना के दीजिए। ये इतने-इतने समय में आपको ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे करके 15 मिनट का उपवास करना है। आजकल तो मोबाइल का भी उपवास करवा रहा है ना कुछ संस्थाएँ, कि मोबाइल आपको दिन भर में बस इतनी बजे ही देखना है, उसके बाद हाथ नहीं लगाना है। तो ये एडिक्शन जो भी रहते हैं, ये तो सिर्फ हमारे दिमाग का एक वो है, भ्रम है कि ये करने से मुझे शांति मिलेगी, ये करने से मेरा ऐसा होगा। मैंने ये शुरू किया था तो मुझे उस समय स्ट्रेस बहुत था, तो संगी साथियों ने बोल दिया कि आप ये चीजें करो, तो ऐसे करके तो ट्रीटमेंट वाला पार्ट जो रहता है वो तो हमारे पास में बहुत ज्यादा है, उसमें तो दोष देख के ही हमें आगे बढ़ना होता है ना? तो कोई व्यक्ति है जो मानसिक श्रम कर रहा है, तो मानसिक श्रम करने की वजह से उसको तलब लग रही है, तो मानसिक व्याधियों पे काम कर, मानस व्याधियों पे कार्य करे, मानस को बल देने वाले जो कार्यकारी द्रव्य है उनका चयन हमें कर लेना चाहिए। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, और उसके जैसे कई लोग कफ प्रकृति वाले रहते हैं, कफ प्रकृति में उनको धूमपान बोला ही है हमारे यहाँ शास्त्रों में, तो वो धूमपान करते हैं, तो जैसे अभी मैंने अपामार्ग गुग्गुल का मैंने आपको बताया धूमवर्ती, तो ऐसे कुछ पेशेंट है जो मुझसे वो स्मोकिंग की डी एडिक्शन के लिए वो धूमवर्ती लेके जाते हैं। वो बोलते हैं कि इससे हमें वही फील आती है जो निकोटिन वाला कोई सिगरेट पीने की वजह से आती है। तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए तो आरोग्यता आ गई ना, क्योंकि उसको रूक्षण करने से ही उपशय मिल रहा था, और जो उसकी डिजायर है, जैसे एक्सेसिव सलाइवा सिक्रेशन हो रहा था उसको, या और कोई ऐसा है कि जिसको कफ का आवरण रहता है पूरे कंठ में, या फिर उर प्रदेश में, या पक्वाशय गत में, तो वो जो रूक्षण करता है वहां से, तो फिर उसको अग्नि प्रदीप्त होती है और उसको भूख लगती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वचा का प्रयोग भी कराया जा सकता है, निर्गुंडी का प्रयोग का, जैसे हमने अभी पढ़ाई है कि वो निर्गुंडी जो है वो स्मृति वर्धक है, मेद्य है, तो वो किस तरीके से, तो कफवात के अनुबंध में वो कार्यकारी है, कटुतिक्त कषाय होने की वजह से। तो ऐसे आप द्रव्य का योजना बना के देंगे अगर, तो थोड़ा सा बस एक बारीकी हमें देखनी है कि एडिक्शन क्यों है, एडिक्शन के साथ में उसको परेशानियां क्या आ रही हैं, और वो उसका निवारण हम अपने तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास पंचकर्मा यूनिट है तो आप यही ब्राह्मी, जटा मानसी और इसका पित्त प्रकृति वाले को उसका कषाय बना के उसे शिरोधारा करा सकते हैं। नस्य कराया जा सकता है पेशेंट को शीरबला तेल से। इसके अलावा पादभ्यंग करना चाहिए, पेशेंट का स्नेहन स्वेदन कराना चाहिए। विरेचन जैसा कर्म है, वमन जैसा कर्म है, वस्ती जैसा कर्म है हमारे पास में, इनका प्रयोग कराया जा सकता है। नहीं है तो हमारे पास में जो औषधियां है उनके माध्यम से हमें बढ़ना है। लेकिन अगेन ये सब चीजें डिपेंड करती है पेशेंट के भी इच्छा पर, उसकी इच्छा होनी चाहिए छोड़ने के लिए, और वो नहीं छोड़ पा रहा है तो हाँ आप उसकी मदद कर पाओगे उसमें, और उसको भी फिर तरीके बताने पड़ेंगे, है ना? आमतौर पे क्या होता है कि लोग संकल्प ले लेते हैं कि 1 जनवरी फला साल से मैं शराब छोड़ दूंगा। अरे 1 जनवरी से ऐसा क्या है, और वो बाकी दिनों में क्या है, 365 दिनों में 1 जनवरी को कोई विशेष मुहूर्त होता है क्या? तो ऐसा तो होता नहीं है, जिसको छोड़ना है वो तो कल से ही प्रयास करेगा, अभी से प्रयास करेगा। तो आपको ऐसा कोई रिजोल्यूशन लेने की तो जरूरत 1 जनवरी तक वेट करने की नहीं है। अब पेशेंट खुद की इच्छा है और वो करना चाहता है, तो आप उसको फिर सिंपल तरीका बताइए, और फिर होता क्या है, 2-3 दिन तो वो बहुत अच्छे से निकाल लेता है, कोई परेशानी, तीसरे दिन से जब उसको विड्रॉल साइन सिम्टम आते हैं, तो फिर पेशेंट जाके पहुंच जाता मदिरालय में, वो मदिरा पान करना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें आपको धीरे धीरे करके स्लोली उसको सेटल करना है, और प्रकृति का अनुमान लगाना चाहिए। प्रकृति अनुमान लगा के पेशेंट का प्राकृत कफ कैसे बनाया जा सके उसके ऊपर विचार कर, फिर प्राकृत रस धातु सभी धातुओं का पोषण करेगी, तो मस्तिष्क का भी करेगी, और मस्तिष्क का पोषण होगा तो फिर वो जो एक डिमांड है वो तो आनी नहीं चाहिए उसमें। और अगर आती भी है तो आपके पास ये तरीका है, और उसको आप एक, जैसे हमारे पे वो जो अष्टांग में एक आया ना कि हमें विष जो है वो कैसे उसका परित्याग करना है, या फिर जो हम लोग कोई ऐसी चीज ले रहे होते हैं जिससे शरीर का नुकसान होता है, तो उसका त्याग का एक नियम है, वो नियम के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें, कि आपको इस तरीके से उसका कि एक भाग छोड़ना है तो कितने से कितनी बजे तक छुड़वाना है, फिर दूसरा पार्ट उसका नेक्स्ट सेशन क्या शुरू हो जाएगा। ऐसे करके बोलते भी हैं आधुनिक में कि 21 दिन तक कोई चीज करते हैं तो वो फिर आदत छूट भी जाती है, और 21 दिन तक करते हैं तो वो आदत बन भी जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ एडिक्शन इसी की बात कर रहे हैं, कोई मतलब एब्यूज जो है हम करते, तंबाकू बीड़ी सिगरेट वगैरह। मोबाइल हमारा आज की तारीख में बहुत बड़ा एक एडिक्शन हो चला है। इसके अलावा हमें जो है वो
और भी कोई मानसिक होता है, जैसे कई लोगों को जिम करने का बहुत रहता है कि हम तो दिन भर जिम करते हैं, तो वो एक एडिक्शन हो जाता है उनको। कोई भी ऐसी आदत जो कि जरूरत से ज्यादा आप कर रहे हो, वो एडिक्शन में काउंट होती है। मतलब एक शाब्दिक अर्थ नहीं बता रहा हूँ, पर मैं आजकल जो हमारे परिवेश में मैं देख रहा हूँ पेशेंट के साथ में, वो यही है। यहाँ पे कांच के सामने खड़े होके बार बार अपनी कमर को चेक करना, मैं तो वो भी मानता हूँ कि वो भी एक प्रकार का यही है। आप दिन भर उसी में बोलते, तो रसवश श्रोतस की दृष्टि में चिंत्या नाम से अति चिंत्या नाम आया ही हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं उसमें, यही चीजें करते आ रहे हैं हम लोग। बार बार ये सोचना कि क्या घटने वाला है, उसके लिए बार बार मोबाइल चेक करना, मैसेज तो नहीं आया, कोई इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं मिस हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये पूरा का पूरा एडिक्शन की श्रेणी में चला जाता है। यहाँ पर पे फिर वो धीरे धीरे करके आजकल नए नए प्रपंच तैयार हो गए हैं कि 4 घंटा मोबाइल हाथ नहीं लगाना है, सुबह जाके वहां जमा कर दो, शाम तक हाथ नहीं लगाना है, या फिर मोबाइल स्विच ऑफ करके रखो, रात में सोते वक्त पे 10 बजे के बाद ये इस्तेमाल ना करो। तो लैपटॉप का, गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करना, ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, वही तो चीजें कर रहे हैं। तो सिर्फ इनका ही नहीं, बाकी सारी चीजों के लिए भी ये पथ्य लागू होते हैं। तो ऐसा करना चाहिए, तो धीरे धीरे करके ही हम लोग इस चीजों पे पहुंच सकते हैं। और करेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने पूछा था, तो मैंने जो मेरे पास छोटा सा एक ज्ञान था जो गुरुजी के था, उससे इतना मैंने अंदाजा लगाया कि क्या कहना चाह रहे होंगे वो, और वो मैंने देने की कोशिश करी है। मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत अभी कोई कार्य इस पे है नहीं, लेकिन मैं जरूर करूंगा इस पे अब काम। और क्योंकि मेरे पास पेशेंट जो रहेंगे वो मोबाइल वाले तो रहेंगे ही रहेंगे, भले ही वो शराब या सिगरेट पिए ना पिए, लेकिन मोबाइल वाले तो जरूर रहेंगे। वही छोटे बच्चे रहेंगे, वही कोई ऐसा है कि जो किसी प्रकार का कोई गैजेट इस्तेमाल करने की वजह से उसको ये तकलीफें आ रही होंगी। जैसे आजकल मोबाइल एडिक्शन तो है ही सही, गेम का एडिक्शन आ गया है आजकल। ये, बच्चा जो है वो दिन भर खेल ही रहा है, तो मोबाइल जो भी लैपटॉप वगैरह है या प्ले स्टेशन पे जाके वो दिन भर गेम ही खेल रहा है, वो भी एक एडिक्शन ही है। तो वो भी, उससे भी बच्चे को बाहर निकलना जरूरी है। इंडोर एक्टिविटीज कम करके आउटडोर एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं आजकल लोग। तो ये तो हमारे लिए, अब आज की तारीख में एक वैद्य होने के नाते, समाज में जो भी आरोग्यता के दुश्मन है या आरोग्यता के शत्रु है, उनका आपको अंदाजा पहले से लगा के रखना पड़ेगा। तो पेशेंट आपके पास में इसी तरीके की चीजें करने आते हैं। जैसे एक में पेशेंट आए थे, तो वो मैंने बताया भी था कि उनकी माताजी की ये कंप्लेंट थी कि उनका बेटा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चला रहा है। तो 70 किलोमीटर प्रति, तो वो मुझसे ये बोली, कोई दवाई दे दो सर इसको, जिससे ये थोड़ा शांत रहे, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, और खासतौर पे ये एक्टिविटी तो ये बहुत करता है। आजकल कोई वो मूवी वूवी देख के और उसने ये हाई स्पीड में बाइक चलाना शुरू किया। 17 साल का लड़का है, अभी उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना, इस तरीके से वो किसी को, दूसरे को भी चोट पहुंचा सकता है। तो क्षति मिलेगा ही सही। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि पेशेंटों की अपेक्षा ये हो गई है कि हर चीज का सॉल्यूशन वो दवाई में ही ढूंढ रहे हैं। हर चीज का मतलब, उनका बच्चा अगर इतनी तेज बाइक चला रहा है तो उसके लिए दवाई ढूंढ रहे हैं। वजन कम नहीं हो रहा तो दवाई ढूंढ रहे हैं, है ना। एसिडिटी हो रही तो दवाई दे दो, एडिक्शन हो कुछ हो गया तो दवाई दे दो। तो दवाइयां ही क्या विकल्प है हमारे लिए, और दवाइयों के ऊपर ही क्या हमारा शास्त्र निर्भर करता है क्या। और निदान परिवर्जन पहली लाइन से लेके आप अंदाजा लगा लीजिए आयुर्वेद कहना क्या चाह रहा है, या फर्स्ट चैप्टर से देख लीजिए, दीर्घ जीवितम अध्याय लिखा, ना कि कोई चिकित्सा का कोई चैप्टर लिखा उन्होंने। पहले तो यही बताया आपको कि आपको करना क्या है और कैसे आरोग्यता रखनी है, अपनी मेंटेन करना चाहिए। अब आप इसके अगेंस्ट कुछ करोगे तो जाके चिकित्सा की बातें शुरू करी उन्होंने। तो सूत्र दिए आपको, उन सूत्रों का आपको इस्तेमाल करने का बोला, और आप अगर सीख चुके हैं तो दूसरों को भी आपको वो बताना चाहिए। लेकिन औषधियों के ही इस निर्भरता बना के रखो शुरू से, तो फिर हमें और बाकी विधाओं में क्या अंतर रह गया। क्योंकि वहां पे पेशेंट तो खा ही रहे दवाइयाँ, सब सिस्टम के हिसाब से चल रही है। कोई व्याधि का विचार नहीं है। एसिडिटी हो रही है, एंटासिड खा लो, ये हो रहा है ये खा लो, लेकिन क्यों हो रहा है उसका कोई बात ही नहीं करना, और ना पेशेंट को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट डिस्टर्ब होता है ना। क्लाइंट इज द रॉन्ग वर्ड, बट आई एम यूजिंग दिस थिंग। क्लाइंट ही है वो तो, एक तरीके से फार्मा इंडस्ट्री का क्लाइंट है वो। आप उसका कंजम्पशन बढ़ाते चले जाओ, वो पेशेंट तो जो है वो कहीं भी जाए उससे क्या फर्क पड़ता है उनको। तो ऐसा तो नहीं होता ना, हम आयुर्वेद में ऐसा तो नहीं बोलते पेशेंट को कि आप एक काम करो, या मेरे पास बहुत अच्छा कामधुधा पड़ा है, ये लेके जाओ, जब भी जरूरत हो खाते रहना, और तुम जो भी खाना चाहो खाओ, खूब शराब पियो, खूब तीखा मसाला खाओ, सारा उष्ण तीक्ष्ण विदाही भोजन का सेवन करो, और ये कामधुधा संभालता रहेगा। कामधुधा ही होता तो फिर तो शास्त्र कामधुधा लिख के खत्म कर चुका हो, फिर तो वो बात ही खत्म हो जाती। तो ऐसा तो हुआ नहीं है। तो वहां पे तो उन्होंने निदान परिवर्जन पहले बोला, फिर उसके बाद में चिकित्सा, अगर आपसे वो नहीं बन पा रहा है या पेशेंट का दोष बल
अवस्था इतनी है नहीं है कि वो इन सब निदान परिवर्जन से वो ठीक हो पाए, तो ओएसडी का भी सपोर्ट साथ में लगाना है। वो नहीं हुआ तो फिर पंचकर्मा का सपोर्ट बोला गया, पंचकर्मा के बाद फिर रसायन का सेवन बोला। ऐसे करके हम लोग को तो चारों चतुष्पाद जो है वो क्लियर कवर करते हैं, फिर पेशेंट को आरोग्यता की बातें करते हैं। एडिक्शन डी एडिक्शन में भी वही सिद्धांत लागू होगा। और एक बहुत खूबसूरत बात थी जो मुझे गुरुजी से मिली, मैं इसी संदर्भ में उसको बोलना चाहूंगा। गुरुजी की इन्हीं बातों की वजह से, और ये जो जो बातें मेरी उनसे होती थी या जो भी उन्होंने ग्रुप में बताई हैं, इन सबसे एक चीज तो पता चली कि व्याधि और व्याधि कुछ भी हो, किसी भी समय में आए, कभी भी आए, या किसी भी तरीके का नवा नवा कोई केस आए, उसमें आप अपने दोष गुण धातु मल और उनकी विकृतियां ढूंढ के इलाज शुरू कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो कोविड आया है या कल को अभी मंकी पॉक्स जैसे रनिंग में है तो वो मंकी पॉक्स आ जाए, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें तो दोष दिख रहे हैं ना, बात ही खत्म हो गई। ऐसे कोई शराबी हमारे सामने बैठा है तो हमें दोष दिख रहे हैं, हम तो दोषों पे काम शुरू करेंगे, है ना। वो और बाकी उसको काउंसलिंग देना वगैरह वगैरह, ये तो वैद्य टू वैद्य अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना? तो ये तो सब ठीक है, लेकिन दोष और दोषों से संबंधित चीजें और उसके संबंधित जो हमारे यहाँ चिकित्सा पदार्थ की हमें बोली है, वो सारी की सारी कार्यकारी रहेगी। एंटीडोट हमारे यहाँ पे हर चीज का बताया गया है, हर एक उसका कि कौन से के विषाक्तता के प्रभाव को दूर करने के लिए क्या एंटीडोट आया हुआ है, उस पे थोड़ा सा एक बारीकी से विचार जरूर कीजिए। कोई भी द्रव्य का शोधन करने का आया हुआ है कि इस द्रव्य को इस तरीके से शोधित किया जाता है, उस पे एक बार जरूर विचार कीजिए। मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, तो हमारे पास में एक बहुत अच्छा सा कोई ना कोई एक जो है सिस्टम तैयार होगा कि इस तरीके के पेशेंट को ऐसे ऐसे हैंडल करना चाहिए। तो एक मेरा छोटा सा मुझे लगा कि ये चीजें होना चाहिए, तो वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोग मेहनत करके ग्रुप में जो भी चीजें शेयर करेंगे, उससे मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा और मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो मैं भी उसमें वो चीज डालूंगा कि ये फला द्रव्य जो है, देखिए ये आईफेन के लिए बोला, ये फला द्रव्य जो है ये तंबाकू के निवारण के लिए बोला, ये फला द्रव्य जो है वो किसी और चीज के लिए, जैसे कि कोई और भी कुछ वो आजकल लोग करते हैं, कोई पेपरमेंट और वो कोई वाइटनर वगैरह, और वो ऐसा कुछ सूंघते हैं, वो सूंघने से उनको रिलैक्स फील होता है। तो कैसे वो काम करता है, क्या हो सकता है, क्या संप्राप्ति घटती होगी। गंध गुण बढ़ता है तो पृथ्वी महाभूत का विचार मन में आना चाहिए, तो पृथ्वी महाभूत बड़ा है तो कहाँ से, ऐसे रिलेशन बनाते 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 हम अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम थोड़ा सा बस अपने विचारों को थोड़ा सा खोलेंगे, तो हमें हर चीज का सवाल का जवाब उन्हीं शास्त्रों में ही मिलेगा। और ग्रंथकर्ताओं ने जो जिस तरीके से उसको डिजाइन किया है, तो वो उससे तो सारी युक्तियां निकल जाती हैं, उसमें आपको कहीं ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। श्रद्धा रख के एक बार किताब खोलेंगे तो आपको वो चीज जो है वो हो सकता है डायरेक्ट ही मिल जाए। फिर कई बार तो हुआ ही ऐसा है कि मैंने पुस्तक खोली और जो चीज ढूंढा था वही पेज खुलता है, वो सामने ही लिखी हुई होती है, फिर उस पर अंडरलाइन करके और फिर उसको यूज कैसे करना है ऐसा मैं विचार बना लेता हूँ। जैसा आपके साथ भी घटता होगा, या कई बार आप ऐसा सोचते होंगे कि आज मैं जिस पेशेंट का विचार कर रहा हूँ वही पेशेंट मेरे पास ओपीडी में है, या जिस व्याधि के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ वही पेशेंट मेरे पास ओपीडी में हो रहे हैं आजकल, चार पांच ऐसे। तो ये तो होता ही है हमारे साथ में, है ना। और हम यही आयुर्वेद की ब्यूटी है कि आप किसी भी एंगल से कहीं भी प्रवेश करिए, पेशेंट को आरोग्यता देने के लिए आपको जो है वो सारा सुख साधन संसाधन सब आपके पास में होता है। तो एक बार थोड़ा सा डी एडिक्शन और इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ाई करें, मुझे भी बताइए, मैं भी कुछ मिलेगा जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये मेरी कुछ दवाइयाँ थी जो मैं मेडिसिन थी जो मैं अपने यहाँ पे वात व्याधियों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। आप में से अगर किसी के प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, मेरे ख्याल से हमारे पास 10 मिनट हैं अभी। कोई प्रश्न है क्या? हेलो। हाँ जी।
हाँ, नमस्ते सर। सर, नमस्ते। मैंने एक पेशेंट में रासना सप्तक यूज़ किया था सर। उसको कटी शूल था और उसका इंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा था, पर उसके जो लक्षण थे ना पूरे सामवात मुझे लगा, ऐसे कि कटी शूल था, जॉइंट पेन था और हेतु सब संतर्पण जन्य थे। तो उस पेशेंट में मैंने, जी, और उद्गार बाहुल्य भी था, तो मैंने उसको जी, रासना सप्तक यूज़ किया था और षडधरण योग यूज़ किया था। पर उसके 7 दिन के जी, बाद है ना, उस पेशेंट को बॉइल्स आना स्टार्ट हो गया था, जैसे शरीर पे। तो वही सर, मतलब जैसे सामावस्था है तो ये कल्प तो उसके ऊपर जाना चाहिए था, पर उसमें थोड़ा क्लेद, रक्त विकृति भी होगा शायद, रक्तगत क्लेद। तो उसकी वजह से वो जी, पित्तानुबंध भी था, पर पित्त के उसके पहले लक्षण कुछ भी नहीं थे। जैसे मैंने हिस्ट्री लिया था ना, इस जिसमें जी, उसका पित्त का एक भी लक्षण नहीं था, इसके लिए मैंने ये द्रव्य दिए। तो पर उसको ऐसे हो गया। तो ऐसे वक्त में ऐसे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जिनमें लीन पित्त रहता है, वो ऐसे मेडिसिन देने के बाद बाहर आके फिर वो लक्षण, तो फिर ऐसे इसमें कौन से कल्प यूज कर सकते हैं उसके साथ? जी। पहले तो आपने बिल्कुल सही किया था। आपने जिस समय अवस्था पे पेशेंट को द्रव्य इस्तेमाल किए, वो सही है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा-सा प्रॉब्लम हमेशा मुझे देखने को आया है। जब भी मैं मार्केट के प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, तो रासना सप्तक में एक्चुअली क्या है, शुंठी का प्रक्षेप देने का बोला है, लेकिन मार्केट में शुंठी डाल के दे देते हैं वो। शुंठी हाँ, कषाय में डाल के दे देते हैं। है ना? तो ऑलरेडी उसमें शुंठ पड़ गया, लेकिन शुंठ का प्रक्षेप देने का है। तो जहाँ पे वात पित्त का अनुबंध है वहां पे अगर पित्त ज्यादा डोमिनेंट है और पित्त प्रकृति वाला पेशेंट है, तो षडधरण अपने आप में एक उष्ण कल्प है, अग्निवर्धक है, हाँ, और शुंठ और उसमें साथ में गया, तो ये होगा। और फिर इसके बाद में निदान सेवन हो गया होगा पेशेंट का, कि कटु तिक्त हाँ, निदान सेवन, या हाँ सर। कटु उष्ण या विदाही, है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ, शुंठ ने द्रवत्व गुण बढ़ा दिया, षडधरण ने अग्नि प्रदीप्त कर दिया, तो स्रोतस्व में जो है वो पित्त का अनुबंध जो तेज हो गया वहां पे। इस वजह से इस तरीके का उसको व्रण वगैरह या फिर किसी तरीके की पीड़िका वगैरह रक्त वर्ण की निकल के आई होगी। अब यहाँ पे सिंपल क्या है, हमें रक्त व स्रोतस की दृष्टि के लक्षणों को सेटल करने के लिए अगेन क्या आया, विरेचन आया है। तो मृदु विरेचन का योजना बनानी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उष्ण गुण से तो कुछ पड़ा है, इसी वजह से ये आया है। तो पित्त शमन की चिकित्सा में आपको एक विरेचन का विचार करना चाहिए, तो मृदु विरेचन कुछ भी उसको पेशेंट को देना चाहिए। षडधरण का आप अगर अग्नि प्रदीप्त हो गई है, तो षडधरण वहां से आप रिड्यूस कर दीजिए। और रासना सप्तक में इतने बड़े कोई द्रव्य है नहीं कि हमें उसको मार्केट का ही बार बार लेना पड़े। रासना सप्तक में बहुत सिंपल द्रव्य इस्तेमाल होते हैं। अमलताश आपके क्षेत्र में अगर मिल जाती है ना, तो मार्केट में जो बहावा मगज बोलते हैं जिसको, वो आप लेके और उसको खुद भी बना के पेशेंट को देंगे। टेस्ट वाइज भी इतना कोई दिक्कत आती नहीं है पेशेंट के साथ में। लेकिन शुंठ डालना है नहीं डालना है, ये आप विचार तभी कर पाएंगे जब आप खुद बना के देंगे। तो ये मेरे साथ हाँ, भी हुआ है। पेशेंट को पित्त प्रकृति वाले पेशेंट को मैं फिर शुंठ हटा के देता हूँ, शुंठ की जरूरत है या नहीं है ये देख के देना है। रासना अपने आप में ही कफवर्धक, कफवात शामक है, उष्ण है। तो वो सारे के सारे उसमें ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे, अब वो बोला ही गया है कि वो सामवात पे इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। तो सामता जब तक रहेगी तब तक तो ठीक है, लेकिन पित्त अगर वहां पे एग्रीवेट हुआ या निदान सेवन हुआ, तो फिर इस तरीके की प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। वो इससे नहीं और भी कोई द्रव्य इस्तेमाल करते तो भी आ सकती थी। तो उसमें आपको एक हाँ तो सर। रेचन का एक वो रखना चाहिए। हाँ सर, वो पेशेंट ने थोड़ा शादी में भी खाया था, बाहर का फूड भी खाया था, तो और ग्रीष्म ऋतु भी था। तो मुझे यही लगा कि ये तीनों मिला के मेडिसिन, ग्रीष्म ऋतु और उसका जो सेवन था बाहर का, उसकी वजह से हुआ होगा पूरा ये सब कुछ। हाँ, हाँ, ऐसे परिणाम अगर अपने को देखने को आते हैं ना, तो ये हमारे लिए एक सीख है बहुत बड़ी। सबसे पहले तो हाँ, पेशेंट का जो है वो आपको इतिव्रत लेते समय पे पित्त और पित्त के भावों को भी आपको देख लेना चाहिए कि पित्त का कोई हेतु उसमें पेशेंट कर तो नहीं रहा, या पित्त प्रकृति तो नहीं है। अवस्था अभी आज की तारीख में भले ही कफवात की दिख रही है, लेकिन कुछ समय पश्चात में पेशेंट जो है वो फिर पित्त का अपने जो है वो प्रकट करेगा लक्षणों को। तो हमें वहां पे पेशेंट से पूछना चाहिए कि आपको अम्लपित्त तो नहीं है, और कंठदाह तो नहीं होता है, या मूत्रदाह या गुददाह या पाइल्स का कोई हिस्ट्री तो नहीं है। ऐसे करके हमें जब अपना हिस्ट्री टेकिंग कर रहे होते हैं, तो आप पित्त का भी एक हिस्ट्री उसका ले लीजिए। पित्त का हिस्ट्री लेने के पश्चात आपको ये आइडिया तो जरूर हो जाएगा कि पेशेंट को क्या पथ्य देना है, क्योंकि आपने जो भी द्रव्य इस्तेमाल करे वो सारे के सारे उष्ण प्रकृति के जाने वाले हैं, पित्त बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में उसको निदान के बारे में तो स्पष्ट आपको लिख के देना चाहिए।
क्योंकि बाद में पेशेंट आके कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं शादी में खा के आया, मैंने आमरस खाया, मैंने और कुछ खाया, ऐसा कुछ नहीं बोलता पेशेंट। पेशेंट बोलता मैंने तो सब आपने जो बोला था वही किया। आप पूछेंगे क्या किया आपने, तो वो नहीं बता पाएगा, है ना। तो आप अपना जो लिखा हुआ रहेगा उससे आप पूछ सकते हैं इसमें से ये सब चीजें तो नहीं हुई ना, क्योंकि ये होगी तो ही जलन आएगी। या ओपीडी पे आप पहले ही बता दो कि ये द्रव्य मैं दे रही हूँ, थोड़ी सा गर्म है, आपको ये सब चीजें नहीं खानी, वरना आपको ये द्रव्य से तो परेशानी महसूस हो सकती है। तो आप ये बताएंगे तो पेशेंट आपकी बात सुनेगा भी सही, और वो अपनी गलती एक्सेप्ट भी करेगा आगे चल के। ऐसा है, क्योंकि ये तो फिर वो पेशेंट की गलती होती है ना इसमें तो। हाँ जी सर। सर और एक केस था कि जैसे सूती का परिचर्या नहीं पालन किया था, एक पेशेंट थी और उसको हर एक महीने जी में ज्वर था और संधि शूल भी था और नासागत रक्तस्राव भी था। तो सर जी। ऐसे पेशेंट में हम कौन से कल्प यूज कर सकते हैं जो कि उसका मतलब सामता है ना, जो संधि शूल है वो सब कुछ उसको सुबह अर्ली मॉर्निंग ही होता था ये पेन सब कुछ। तो फिर उसमें हम ज्यादा उष्ण द्रव्य भी नहीं दे सकते और आम का भी पाचन करना है, वात का भी शमन करना है और पित्त भी नहीं ये होना है। तो इसके लिए हम कैसे विचार करें, और गर्भिणी भी मतलब सूती का है वो, तो इसके लिए। हाँ, देखिए सूतिका में आमतौर पर पे वात की चिकित्सा बोली गई है ना। और हमारा जो भी आप योजना देखेंगे सूतिका रोग में, वो सब वात शमन पे ही कहीं ना कहीं, जैसे जो दशमूल है या फिर बालांत काढ़ा नंबर 1 2 3, ऐसे हम लोग देखते हैं जो आते हैं क्षेत्रों में अवेलेबल होते हैं, वात के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। लेकिन वात की चिकित्सा जो है दो प्रकार की है, या तो उष्ण है या फिर आपका बल्य है ना। तो ऐसी अवस्था में जब रक्तपित्त है नासिकागत और पेशेंट को वात के लक्षण आपको देखने को आ रहे हैं, तो आपको फिर यहाँ पे ये ठहराना जरूरी होगा कि पेशेंट को शुद्ध वात है, आम है, या फिर पित्त का अनुबंध भी है। तो दोनों तीनों को बैलेंस करने के हिसाब से फिर आपको यहाँ पे योजना बदलना पड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए पेशेंट को पित्त प्रकृति है और वहां पे सामता के लक्षण आ रहे हैं, तो यहाँ पे तिक्त पाचन की तरफ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि तिक्त द्रव्य स्वभाव से ही कफ पित्त का शमन करने वाले होते हैं और वात बढ़ा रहे होते हैं, है ना। तो वहां पे आपको योजना ऐसी ही बनानी पड़ेगी कि तिक्त पाचन की तरफ जाए। तो तिक्त पाचन न करके एक काढ़ा ही आता है मार्केट में बना, एवीएस का बात है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे। षडंगोदक का इस्तेमाल किया जा सकता है। षडंगोदक अगेन ज्वर के लिए आया हुआ है, लेकिन उसमें तिक्त द्रव्य भी है और नागर भी है उसमें, है ना। तो वो अगेन फिर आपको जो है वो शीत मतलब ठंडक देते हुए और पित्त का शमन भी करते हुए वो उसमें मदद करेगी आपकी। तो लेकिन वो अगेन रुक्षता बढ़ाती, वात बढ़ा देगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा ध्यान रख के आपको फिर योजना बनाना पड़ेगी उसकी। 3 तरीके की अवस्थाएं, पहले या तो आपको कंडीशंस पूरा उसका एक लेके मुझे ग्रुप पे डालिए, या मेरे नंबर पे डाल दीजिएगा, और मैं उसमें से बता दूंगा कि इसमें तिक्तपाचन जाना चाहिए, ब्रहण जाना चाहिए, लघु संतर्पण होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए ऐसा। क्योंकि रक्त पित्त की संप्राप्ति आई है तो फिर बड़ा ऑब्वियस है कि हमें पित्त का विचार तो करना ही पड़ेगा। और सामता है तो फिर अगेन तिक्त हाँ द्रव्य की तरफ, तो उसमें सिंपल पटोल यष्टि का योग भी काम कर सकता है, धमासा पटोल का भी योग काम कर सकता है, क्योंकि धमासा भी अपने आप में एक अच्छा द्रव्य है जो कि वात पित्त कफ तीनों का सेटल करती है। पित्त सामता के लिए अगेन पटोल बहुत अच्छा काम करेगा उसमें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा ड्रग ऑफ चॉइस हो सकता है। लेकिन इसमें से स्पेसिफिक क्या देना है, एक योग की बात है, तो आप मुझे एक बार ग्रुप में एक वो पूरा केस डालेंगे या मेरे नंबर पे डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा उसमें। हाँ सर, मैं पूरा तो केस डाल दूंगी, वही बेटर रहेगा। इसमें जी थैंक यू महासुदर्शन सर। भी अच्छा काम कर सकता है कि कफ और पित्त दोनों का शमन करता है महासुदर्शन गणपति। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने जैसे बताया ना, वो तिक्त पाचन पाचन अमृतम कषाय ही आता है एवीएस का। पाचन अमृतम वो तिक्त और उसमें सब पाचन द्रव्य ही है उसमें, और वो स्पेसिफिकली जो वात पित्त का अनुबंध होता है उसमें काम करता है। इसके अलावा पांचोभद्रक वात आया हुआ है शास्त्रों में। पांचोभद्रक वात वात पित्त ज्वर की अवस्था में काम करता है, वो भी आप एक अच्छा मेडिसिन रहेगा। पर इसमें से कौन सी तरफ ज्यादा पेशेंट की संप्राप्ति जा रही है वो देखना जरूरी है, क्योंकि तिक्त द्रव्य स्वभाव से ही कुछ ना कुछ तो बात बढ़ाएंगे, और वो हमारे लिए फिर हाँ जी। पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। वो तो है। जी सर, श्योर मैं डालूंगी केस। थैंक यू सर। जी जी बिल्कुल। हेलो, नमस्ते डॉक्टर सर। लोग हाँ जी नमस्ते। अ,
सर थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर सर। बहुत मतलब एकल द्रव्य के लिए एक बहुत अच्छे से हम लोगों को एक नई नई कल्पनाओं के बारे में पता चला है सर। थैंक यू सो मच सर। आमवाद के पेशेंट्स धन्यवाद। में मतलब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कभी कभी शोथ तो जल्दी कम हो जाता है सर, लेकिन पेन जो सीवियर, क्योंकि बहुत लॉन्ग कंडीशन के बाद पेशेंट एलोपैथिक में दिखाने के बाद हम लोग के पास जैसे जब आते हैं, जब सही से फायदा नहीं होता है, तो सीवियर पेन की कंडीशन में सर हम एकल द्रव्य या ऐसा कौन सी चीजें और यूज कर सकते हैं जिसमें हम पेशेंट्स में थोड़ा सा रिजल्ट जल्दी दे सके सर? देखिए, आम बात में जैसा मैंने बताया, रस व स्रोतस्गत व्याधि है वो। तो रस व स्रोतस का विचार करना हमें बहुत जरूरी है। तो रस व स्रोतस की तुष्टि के हेतु आप देखिए, पेशेंट अगर वो कर रहा है तो आप सबसे पहले तो निदान परिवर्जन पे फोकस कीजिए, क्योंकि पाचन इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाचन। अब पाचन में भी कौन सा पाचन देना है, या लंघन पे पेशेंट को डालने, रस व स्रोतस में लंघन ही चिकित्सा आई हुई है, तो अगर लंघन करते हुए एकल द्रव्य भी इस्तेमाल करेंगे तो भी बहुत अच्छा उसमें पेशेंट को रिजल्ट जल्दी से देखने को आता है। दूसरा तीसरा ये है कि वहाँ पे आप स्थानीय को भी कुछ प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बालू का श्वेत का प्रयोग कर सकते हैं हम वहाँ पे। महाविषगर्भ लघु विषगर्भ तेल आया है, ग्रुप में वेदना समारी तेल आया हुआ है, जो कि सामता निरामता दोनों पे कार्यकारी है। तो उसका भी आप प्रयोग करके और पेशेंट को अभ्यंग करा के बालू का श्वेत कराएंगे या रुक्ष श्वेत कराएंगे तो पेशेंट को रिजल्ट आएगा। श्वेत कराने ठीक है, लेकिन स्नेहन कराने से पहले अवस्था का विचार जरूरी है। आपने शोथ कम कर दिया और अब शुद्ध शूल बचा है, तो आप फिर वहाँ पे लोकल ऑयल एप्लीकेशन करके रुक्ष श्वेत कराएंगे तो अच्छे रिजल्ट देखने पाएंगे। अगेन शोथो संघ है, संघ की अवस्था तोड़ना जरूरी है, जो कि आहार चक्र के माध्यम से ही शरीर में आ रही होती है। पेशेंट बार बार उसी द्रव्यों का सेवन कर रहा है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में दही का सेवन करना है, मैदा है, बेसन है, या और कोई ऐसे रुक्ष शीत गुरु स्निग्ध भोज्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन, फ्रिज कूलर एसी का ठंडे ठंडे पानी का सेवन कर रहा है पेशेंट, रात्रि जागरण कर रहा है, दिवा स्वप्न कर रहा है, खाना खा के तुरंत ही सेडेंट्रिक लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा है, ये सारे रसवश की दृष्टि के हेतु हैं। हेतुओं के बारे में उनको जरूर बताना है। बताने के साथ साथ में पेशेंट को जो भी मेडिसिन आप देंगे तो उसमें जैसे सुंठ है, गोखरू है, अमृता है, सुंठ है, एरंडा तेल है, सुंठ है, या फिर और भी कोई जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने महारासनादि है, या फिर रासना सप्तकम है, रासना पंचकम है, या और भी कोई जो षडधारण योग वगैरह, ये आप अपना सिंपल चलाएंगे तो भी पेशेंट को ठीक लगेगा, कोई इशू नहीं आते हैं उसपे। पर हाँ, निदान सेवन बहुत जरूरी है, निदान सेवन और निदान परिवर्तन ये आपको दोनों देखना पड़ेगा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी। डॉक्टर साहब, पित्त वृद्धि हो आमवात में, उस पे थोड़ा सा बोलिएगा प्लीज। जी सर, देखिए पित्त वृद्धि और ज्यादातर आमवत में मन तो में अगेन आप ही का जो अभी आपने मुझे जो गाइड किया, वही महासुदर्शन तिक्त द्रव्य ही आपको लेना चाहिए। तिक्त द्रव्यों नहीं, की नो योजना डाउट बनानी चाहिए। वो डोंट हेल्प, वो हेल्प कर रहा है, लेकिन स्थिति पेशेंट्स की जैसे सीआरपी इंक्रीज हो जाता है इसमें यूजुअली, तो ज्यादातर केसेस इस तरह के आ रहे हैं जिसमें महासुदर्शन कुछ हद तक फायदा दे रहा है, बट इससे जी आगे का जो थोड़ा स्ट्रेंथ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो हम उसे दे सकें, उस पे कुछ चर्चा जी। करेंगे तो और कुछ मिले इसमें से, इसमें पेशेंट की हेल्प पटोल हो सके। का विचार कीजिए सर। पटोल बहुत अच्छा द्रव्य है, दीपन पाचन भी है, और अपवाद द्रव्य है तिक्त स्कंद का। गिलोय है, तिक्त स्कंद में आई हुई अपवाद द्रव्य है। इसके अलावा किरातिक्त है, अपवाद द्रव्य है, पटोल अपवाद द्रव्य है। इनका योजना बना सकते हैं। तो तिक्त में ऐसा है कि अग्नि भी व्यवस्थित रहे, पाचन भी होता रहे, लेकिन पित्त एग्रीवेट ना हो, उसके लिए आपको इन तीन द्रव्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा और भी है, जैसे मुस्ता है, मुस्ता भी अगेन वही है कि वो दीपन पाचन भी है और आम पाचन भी करती है, और पित्त भी एग्रीवेट नहीं करेगी, तो वहां पे वो अगेन वृक्ष पाचन की तरफ चला जाएगा एक द्रव्य ना। और साथ में सुंठ है, सुंठ भी आप जो है अगर पांच द्रव्यों का, तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करा तो उसमें एक पार्ट सुंठ का डाल दीजिए, जैसे पत्रों में बहुत सारे कल्पों में देखने को आता है। पांच पत्रों में यही देखने को आया है कि वहां पे सारे के सारे द्रव्य, या षडांगोदक में देखेंगे तो सारे के सारे पित्त शामक और आखिरी में शुंठ डाल दिया। तो जहां शुंठ आया है मतलब वो पाचन करने की दृष्टि से है, लेकिन वृक्ष पाचन से बात ना बढ़े उसको सेटल करने के लिए भी होता है। तो द्रव्य की योजना और वो हम भी बना सकते हैं ऐसा। तो जैसे मैं आम बात में, जैसे पित्तोल लवण आम बात आप बता रहे हैं, शायद मैं जहां तक समझ पाया कि पित्त का अनुबंध है ज्यादा और आम बात की अवस्था भी है।
तो मैं पेशेंट को वैसे ही फिर तिक्त द्रव्यों की तरफ ही ज्यादा प्रमोट करता हूँ, क्योंकि पेशेंट को खुद को भी अच्छा लगता है वो सब करना। हम तिक्त द्रव्य एक 100 चीज से हो कर रहे जाती है, हो। जैसे कोष्ठ में, जैसे नाड़ी में कोष्ठ में पित्त नहीं है, लेकिन शाखाओं हाँ में, मुख में, गुदा में, वहां पित्त का भाव है। लेकिन जहाँ मुख्य स्थान हाँ है, जो जठराग्नि है, वो उसकी मंद है, जिससे आमवात बन रहा है। तो अग्नि अपने हाँ। स्थान पे प्रज्वलित हो जाए, जिससे आम पाचन हो जाए, लेकिन बाकी हाँ, जगह का जो पित्त है वो ना बढ़े। बाकी जगह पित्त बढ़ेगा भी नहीं ना सर। पित्त का स्थान और कफ का स्थान एक ही है, आमाशय ही है। और वहीं पे अगर हम्म पित्त एग्रीवेट हुआ है तो जाके वो श्रोतसों में या तो संघ की वजह से होगा या वात की वजह से होगा। मतलब संघ की वजह से मेजरली वात वात ट्रैप की हो गया वजह से। होगा। हाँ, या पित्त ट्रैप हुआ होगा, तो आपको कफ का अनुबंध तो खोलना ही पड़ेगा। अब कफ का अनुबंध हम्म खोलने के लिए अगेन वहां पे फिर क्या है, लंघन चिकित्सा आई हुई है, जो रक्तवश होता और रसवश होता दोनों में बोली गई है। रक्तवशोतस में जहाँ हम्म विरेचन बोला है, वहां रसवशोतस में वमन बोल दिया गया। तो अब ये दोनों में से कुछ कराना है तो वो तो आपके पास सेटअप है, तो आप दोनों में से कुछ भी प्लान करें। नहीं है तो आप सिंपल लंघन डालते हुए पेशेंट का तिक्तपाचन द्रव्यों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़िए। क्योंकि इस अवस्था में पेशेंट को रुक्ष स्वेद या फिर शीतल द्रव्यों का प्रयोग या फिर उष्ण द्रव्यों का प्रयोग, ये दोनों ही नुकसान कर जाएंगे कई बार। हम्म यही होता है, हम लोग जैसे षडधारण वगैरह, गौमूत्र का कोई कल्प देंगे या कोई ऐसा उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य दे दिया तो पेशेंट बोलेगा सर जलन और बढ़ गई मुझे तो। और जहां अगर पित्त शमन के लिए शीत द्रव्य देंगे, कामदूधा वगैरह, मोक्सिक वगैरह, प्रवाल वगैरह, तो उसका स्टिफनेस बढ़ने वाला होता है। तो ऐसी अवस्था में आपको तिक्त ही एक तिक्त कषाय द्रव्य ही जो है वो मदद करने वाले हैं। और अल्प मात्रा में कटु द्रव्य उसमें होना चाहिए। तो कटु द्रव्य में शुंठी एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि आम बात में बताया ही गया है, वो इसमें कर हम्म सकते हैं। या कफ पित्त ज्वर की सर जो भी ट्रीटमेंट आई हुई है शास्त्रों में, है ना, वो आप देखें, उसमें कफ पित्त ज्वर की जितनी भी ट्रीटमेंट आई है, पटोल कटुरोहिण्यादि कषाय आया हुआ है, त्रिफलादि कषाय आया हुआ है, बला गुड़ुच्यादि कषाय आया हुआ है। बला गुड़ुच्यादि कषाय तो अगेन जो आप बता रहे बर्निंग पेरेस्थेसिया और इसी पे इस्तेमाल होने वाला अग्नि प्रदीपक है। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15 में बला गुड़ुच्यादि और पटोल कटुरोहिण्यादि दोनों ही लिखे हैं। तो बला गुड़ुच्यादि पित्त कफ के लिए काम आता है, तो पटोल कठोर इत्यादि कफ पित्त के लिए काम में आता है। तो ऐसे करके उसने योजना ही बना रखी है ग्रंथकर्ता ने उसमें। तो आप उसमें से जो भी आपकी अवस्था लगे पेशेंट की वो दे सकते हैं, दोनों ही कार्यकारी रहेंगे। बाकी कफ पाचन पित्त अमृतम तो कषाय और ये तो, हाँ, ये सब पित्त को सेटल करते हुए आम पचन करने वाले ही द्रव्य हैं ये सब इसमें। हम्म ठीक है, ठीक है ब्रो। जी। एक आईएलडी के केसेस जो हैं, जिसमें वात का भाव बढ़ जाता है लंग्स के अंदर, तो उसमें जी हम क्या कर सकते हैं? ठीक है सर, आईएलडी या फिर कुछ भी है, हमारे लिए तो दोष ही इम्पोर्टेंट है। आपने जैसे बताया कि लंग्स के अंदर वात तो बढ़ा हुआ है, और हम्म आपको है तो उसमें एला कणादि बहुत अच्छा काम करेगा। आपको बस एसटी की मात्रा दुगुनी रखना चाहिए, तो आपको उतना बढ़ा के देंगे पेशेंट को, एला कणादि कषाय वो काम करेगा। इसके अलावा धन्वंतर गुलिका अच्छा काम करेगी, गोरोचनादि गुलिका अच्छा काम करेगी। इसमें अनुलोमन का यहाँ पे विचार करना जरूरी होता है, क्योंकि प्राण की गति ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ है, तो हमें नीचे की तरफ ही गति देनी है उसको। तो इसी एक इस अनुलोमन केस में उसमें बहुत इसी केस में जो जी आईएलडी विद आमवात का केस है, जिसमें दशमूल जी कटुत्रय का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। दशमूल कटुत्रय देने जी से पेशेंट को जो उसके आमवात के पेन, स्टिफनेस का सिम्टम्स थे, वो सब सेटल हो गए। एंड जी उसका स्टीरॉयड पे था पेशेंट, स्टीरॉयड भी बंद हो गया। अब इसके साथ में आईएलडी में जो है पूरा उसका बायलेटरल लंग्स जो है इन्वॉल्व है इस समय, और जो संकुचन हो रहा है, रुक्शन हो रहा है, लेकिन रुक्शन के साथ वहां पे जो ऑन एग्जामिनेशन जो हम सुनते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं, तो उसमें सारी जगह उसका कफ का साउंड है, मतलब श्रोतावरोध है। लेकिन मेन जो है उसका वात का प्रकोप ज्यादा है वहां पे, वात और कफ दोनों का योग है। तो एलकनादि भी मैंने दिया हुआ है, जैसे मॉर्निंग में दशमूल कटुत्तर देता हूँ, इवनिंग में एलकनादि का शायम देता हूँ, और धनवंतरम गुलिका भी हम्म दे रखी है मैंने। धनवंतरम जब मैंने 2 हम्म, बीडी की तो उसको मुख में ये मुख पाक हो गया, छाले हो गए, मुख्य तो फिर मैंने एक डोज टैबलेट रिड्यूस कर दी, तो वो सेटल हो गया उतने में, पेशेंट रिलीव्ड है, स्टीरॉइड्स वगैरह सब मेडिसिन हट हम्म गई हैं उसकी, कंफर्टेबल जोन में है। बट
चेस्ट चेस्ट में जकड़न होना, खिंच पड़ना और उसकी ऑस्कल्टेशन में छाती का टोटल चेस्ट साउंड में रोंको साउंड्स का मिलना। तो इसमें जैसे मैंने इस बार गोरोचन आदि उसको लिखी है कि धन्वंतरम की बजाय उसका मैं अपग्रेड करके गोरोचन आदि गुलिका मैंने डाल दिया है। मतलब मेरे को उसकी लंग्स में 10 से 15% का बेनिफिट मिला पिछले 20-25 दिन के अंदर अंदर। तो इसमें और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, या फिर एलकनादी में यष्टि बढ़ा दूं? और जैसे मैं तो बाजार का ही अभी यूज कर रहा हूँ एलकनादी का शायद, सर इसमें क्या है, दो उससे तरह आम। से संप्राप्ति दिख रही है मुझे, जो आप बता रहे हैं जिस तरीके से। एक तरफ जो है वो कफ का संघ है, और दूसरी तरफ जो है वो श्रोतसों में धातु क्षय भी है ना। तो संघ और हाँ जी। संघ तोड़ना जरूरी है, और धातु क्षय को जो है वो रोकना भी जरूरी है। तो यहाँ पे आप एक बार थोड़ा सा कंटकारी का विचार कीजिए, है ना, जो कि द्रव्य आए हुए हैं खासतौर पे प्राणव स्रोतस की दृष्टि पे ही आए हुए हैं। तो कंटकारी का एक बार विचार करिए, आईएलडी में वो मदद करेगा। फिर रसायन का भी यहाँ पे रोल आएगा, अगर अग्नि बल वगैरह अच्छा है और आपने सारे साइन सिम्टम सेटल करे, एक बार अगस्त रसायन का विचार करके देखिए, दशमूल हरितकी का विचार करके देखिए, महाबिलवादी लेहम का विचार करके देखिए। ये रसायन की दृष्टि से आईएलडी रोकने में मदद करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संघ टूटेगा, संघ दूर होगा, तभी जाके वहां पे फ्रेश ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा। और वो सप्लाई हम्म। बढ़ेगा तो फिर जो भी वहां पे रसायन का गामित्व है वो भी क्लियर होगा। तो पहले संघ तोड़ के फिर रसायन, ये साइमल्टेनियसली एक साथ, जैसे दशमूल कटोत्रय यदि आप दे रहे हैं, वो अगेन रुक्षता तो बढ़ाएगा ही सही, क्योंकि उसमें वासा डलती है ना। हाँ जी। इसके अलावा कफ का अनुबंध जब तक रहेगा, जब तक तो दशमूल कटोत्रय यदि आपको मदद करेगा, लेकिन जैसे ही फिर कफ पूरी तरीके से सूख जाएगा, या फिर उसका शुष्क गुण, रुक्ष गुण बढ़ जाएगा वात का, तो फिर अगेन वही संप्राप्ति शुरू होगी। तो एलाकणादि मदद करेगा, क्योंकि वो मधुर स्निग्ध प्रॉपर्टी वाला राज्य क्षमा के ट्रीटमेंट में आया ना एलाकणादि। तो हाँ जी। राज्य क्षमा में जो मेडिसिन इस्तेमाल होगी वो तो सारी की सारी ब्रहण प्रॉपर्टी वाली, रसायन प्रॉपर्टी वाली होनी चाहिए। तो वो आप बना के हम्म। दें। इसके अलावा लाक्षा इसमें बहुत मदद करेगा आपको। लाक्षादी तेल का अभ्यंग कराया जा सकता है वहाँ पर्टिकुलर साइट के ऊपर, जो हमने कोविड में किया ही था। ये सारी ट्रीटमेंट मैं आपको कोविड की बता रहा हूँ, लेकिन कहाँ कहाँ उसका विजन है, मतलब एक बार आपको अगर कल्प समझ में आ गया तो आप उसको अवस्था अनुसार कहीं भी वापर सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग जगह पे। तो वही इस ट्रीटमेंट में आपको बता रहा हूँ। अगर ज्यादा कफ का अनुबंध दिखता है तो आप वहाँ पे धूमपान करा सकते हैं। धूमपान करा के रुक्षता क्रिएट होगी, फिर रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगस्त रसायन है, वे महाबिलवादी लेयम है, या फिर आपका दशमूल हरितकी है, या अमवात पे भी आया हुआ है दशमूल हरितकी। तो अमवात और बाकी लंग से संबंधित श्वास प्रास में, उसमें दोनों पे आया। शोथ रोग प्रकरण में कंस हरितकी, वही दशमूल हरितकी है। कंसारी तकी का पार्ट एक बार थोड़ा सा देखिएगा, तो उसमें आपको एक बेसिक आइडिया बैठ जाएगा। और बाकी कल मैं उसे जैसी दशमूल अवस्था, हरितकी बस पे वैसे वैसे स्टैंड। कल। जी हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दशमूल हरितकी एक बार उसका भी देख लेना चाहिए। पेशेंट और पेशेंट की कंडीशन क्या है उसके अनुसार आप वापर सकते हैं उसको भी। मतलब ये सारे द्रव्य अवस्था अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। हमारे पास कल्प तो बहुत सारे हैं। नहीं, मैं कल दशमूल हरितकी उसको ऐड तो किया है मैंने, दशमूल हरितकी का यही सोच के ना। जी बट फिलहाल देखते हैं इसका, मतलब ये चीजें ठीक है जो हम यूज कर रहे हैं। बट ये कि हमें हाँ अभी पेशेंस भी तो रखनी पड़ेगी ना, कि वो समय अपना कार्य होने में और उसका रिजल्ट आने में जो समय का जो है वो पेशेंस भी तो जरूरी शायद। हाँ, ये तो तो है ही ना सर, क्योंकि हम लोग कोई भी द्रव्य इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए वो उसका गामित्व और पेशेंट का व्याधि बल, ये सब हमें देखना पड़ेगा। हम्म, जी थैंक यू, थैंक यू। जी सर, जी वेलकम सर। अन्य कोई प्रश्न है क्या? और कोई प्रश्न है क्या?
आई गेस अब कोई और प्रश्न है नहीं, तो आज का फिर ये व्याख्यान समाप्त करें कपिल सर। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। जी सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्य से व्याख्यान को सुना, और आपके प्रश्न भी बहुत जो थे वो ज्ञानवर्धक थे। उन सब के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।